नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये करंट अफेयर का पापा वीडियो है। ये कंप्लीट नेशनल, कंप्लीट इंटरनेशनल, जितना एग्जाम के लिए जरूरी है वो सारी चीजें इसमें करवाई गई हैं। 18 इसमें जो सेक्शन या टॉपिक वाइज भी करंट अफेयर इंक्लूडेड है, वन लाइनर भी है और प्लस मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी हैं। अवार्ड्स एंड ऑनर से रिलेटेड हो गया, अपॉइंटमेंट हो गए, स्पोर्ट्स हो गए, समिट हो गए, रैंक एंड रिपोर्ट्स हो गए, इंपॉर्टेंट डेज हो गए, डेट्स हो गए, थीम्स हो गए, बुक्स, ऑथर्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितने भी लेटेस्ट डेवलपमेंट है, स्कीम्स जो है गवर्नमेंट के कैंपेन्स हो गए, गवर्नमेंट के एप्स, पोर्टल्स हो गए, ऑबिटुअरी हो गई, डिफेंस हो गया, एग्रीमेंट हो गया, एप्स एंड पोर्टल्स हो गए, ब्रांड एम्बेसडर हो गए, जीआई टैग हो गए, साइक्लोन हो गया, प्लेसेस इन न्यूज हो गए और वन लाइनर हो गए। तो कंप्लीट करंट अफेयर है ये, नेशनल प्लस इंटरनेशनल, सभी स्टेट पीसीएस के लिए प्लस सभी वनडे एग्जाम्स के लिए बेहद जरूरी है। ये पूरा वीडियो जरूर देख लिया करिए हर बार। और यूपी पीसीएस की बिल्कुल शुरुआत से लेकर सिलेक्शन तक की तैयारी के ग्रुप हमारे चल रहे हैं। आप उसमें ज्वाइन करके वन स्टॉप डेस्टिनेशन है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। सारे स्टेट पीसीएस के लिए, चाहे आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, आरएएस की तैयारी कर रहे हो, एचसीएस की तैयारी कर रहे हो, एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, उत्तराखंड पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कंप्लीट जो है आप इनिशिएटिव ज्वाइन कर सकते हैं। कंप्लीट वन स्टॉप डेस्टिनेशन रहेगा, सिर्फ और सिर्फ उतना जितना सिलेक्शन के लिए जरूरी है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का जेन्युइन और ऑथेंटिक कंटेंट सिर्फ 3 नंबर है हमारे, 8564880530, 7523864455 और 9696066089। सिर्फ इन तीनों नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके हमारे लेटेस्ट पेड ग्रुप में आके ही स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऑथेंटिक और जेन्युइन करंट अफेयर आपको मिल सकता है। करंट अफेयर के लिए बहुत मेहनत करते हैं, डेली डेटा कलेक्शन करते हैं, उसके बाद जाके जो है मंथली जब ये कंपाइलेशन हो रहा होता है तो 8 स्टेज से जाके प्रूफ रीडिंग से लेके ट्रांसलेशन से लेके जो है पूरा एक एक न्यूज, जो भी चीजें एग्जाम ओरिएंटेड हो, सब कुछ इसमें दिया जाता है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का करंट अफेयर हाईली रिकमेंडेड होता है किसी भी वनडे एग्जाम के लिए, किसी भी स्टेट पीसीएस एग्जाम के लिए, इवन यूपीएससी के लिए, जो उसमें फैक्चुअल करंट अफेयर आता है। वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिएगा। तो इस वाले वीडियो से ओवरऑल या टोटल करंट अफेयर आपका कवर हो जाएगा। बाकी यूपी स्पेशल, बिहार स्पेशल, एमपी स्पेशल, राजस्थान स्पेशल, उत्तराखंड स्पेशल और सारे स्टेट पीसीएस का आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में मिलता रहेगा। तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। पिछले 1 महीने का पूरा करंट अफेयर का पूरा कच्चा चिट्ठा, सब कुछ कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस एक ही जगह यही मिलेगी आपको। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के मंथली करंट अफेयर के वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फेब मंथ 2026 के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर इवेंट्स को हम लोग कवर कर लेंगे। इसमें मंथली करंट अफेयर के इस वीडियो से इन सभी एग्जाम्स में आने वाले करंट अफेयर के प्रश्नों को आप हमेशा सही करते रहे हैं और यही बात आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हैं। तो सेक्शनल एमसीक्यू के माध्यम से ये हमारा करंट अफेयर होता है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर चल रहे टेलीग्राम ग्रुप्स को अगर आपको ज्वाइन करना है तो इन गिवन नंबर्स पर किसी पर भी एक पर व्हाट्सएप करके अधिक जानकारी इन ग्रुप्स के बारे में प्राप्त की जा सकती है। एग्रीमेंट सेक्शन पे आ जाएंगे। एग्रीमेंट फेब मंथ 2026 में गूगल क्लाउड और चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ के बीच हुआ है। इस एग्रीमेंट में जो है क्या तय किया गया है, ये जो यूनिवर्सिटी है चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ, इसको बनाया जाएगा भारत का पहला AI इनेबल्ड स्टेट यूनिवर्सिटी के रूप में। क्या बनेगा? चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी विल बी एस्टैब्लिश्ड एज अ पायलट मॉडल फॉर इंडिया फर्स्ट AI इनेबल्ड स्टेट यूनिवर्सिटी। इसके लिए यहाँ पे समझौता किया गया है गूगल क्लाउड के साथ। गूगल क्लाउड के साथ उत्तर प्रदेश और भी काम कर रही है। जैसे ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनी का नाम पूछा गया था जिसने उत्तर प्रदेश के साथ AI पावर्ड एग्रीकल्चरल नेटवर्क विकसित करने के लिए यहाँ पर समझौता किया है। गूगल क्लाउड इसका आंसर है। गूगल क्लाउड ने जो है AI समर्थ वाली कृषि नेटवर्क उत्तर प्रदेश में बनाने की शुरुआत की थी। ROE पेपर में पूछा गया था अभी मेंस में। डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन, जो अब इंडिया AI के नाम से जाना जाता है, इन लोगों ने समझौता किया एक बार फिर से उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट सिस्टम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी यूपी डेस्को के साथ, लखनऊ के साथ, जिससे AI इकोसिस्टम को उत्तर प्रदेश में स्ट्रेंथन करना उद्देश्य है। इंडिया AI मिशन के तहत 65 डेटा और AI लैब्स जो है ये उत्तर प्रदेश में बनेंगी और दो जो है ऑलरेडी वर्किंग है, काम शुरू हो गया है। इंडिया AI डेटा और AI लैब ऑलरेडी कहाँ पे वर्किंग है? NIELIT का जो सेंटर है लखनऊ गोरखपुर में, यहाँ पर ऑलरेडी वर्किंग है। ऐसे 65 और डेटा और AI लैब्स बनेंगे। उत्तर प्रदेश AI पर काफ़ी फोकस कर रहा है, तेलंगाना वगैरह राज्य भी कर रहे हैं और AI हाईलाइट है पूरे वर्ष 2026 की 25 में भी रहा
इससे संबंधित जो भी न्यूज़ आएगी वो देखते रहिएगा एक बार, क्योंकि इससे एग्ज़ाम पूछ जाने की संभावना ज़्यादा रहे। हमने लास्ट मंथ भी आपको बताया था, ये रिमेंबर रखिएगा कि भारत का पहला एआईसीटीई कहाँ बनेगा? लखनऊ में। लखनऊ में। भारत एवं अमेरिका के मध्य अंतरिम व्यापार समझौता ये किया गया था, इंटरिम ट्रेड एग्रीमेंट ये साइन किया गया था। तो अमेरिकी टैरिफ को 50% से घटा करके 18% ये कर दिया गया था। और डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे अनाउंस किया था कि 50% लगेगा, लेकिन अब चूंकि ट्रेड एग्रीमेंट हो चुका है तो ये टैरिफ रहेगा 18%। तो इसमें रत्न आभूषण और फार्मा उत्पाद, स्मार्टफोन, कृषि उत्पाद, ये सब इसमें शामिल है। इस समझौते के तहत दोनों देशों ने मिलकर 2030 तक कुल द्विपक्षीय व्यापार को 500 जो है मिलियन अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। और भारत ने अपने डेयरी, चीनी और बाजरा क्षेत्र को किसी भी तरीके के टैरिफ रियायत से बाहर रखा है। ये एग्जाम में आ सकता है कि टैरिफ के एम्बिट में क्या एक्सक्लूडेड है? डेयरी इंडस्ट्री, मिलेट सेक्टर और शुगर। आगे भारतीय खाद्य निगम और विश्व खाद्य कार्यक्रम के मध्य यहाँ पर समझौता है भुखमरी से लड़ने के लिए। तो एफसीआई क्या करेगा? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ये राइस प्रोवाइड करेगा वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। ये कुल मिलाकर उद्देश्य है टू सप्लाई राइस। तो एफसीआई के पास बहुत ज़्यादा राइस रहता है, तो ये इनको देंगे वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। आजकल सोशल मीडिया पे एक टर्म काफ़ी चर्चा में है, उसको कार्ब स्लॉप बोला जाता है। क्या आपने इसको पढ़ा है? कुछ लोग कहते हैं कि भारत में जो है लोग अफोर्ड कर सकते तभी उनका प्रोटीन इंटेक बहुत कम है। वो लोग जो है ये चावल खा रहे हैं, कार्ब स्लॉप्स ले रहे हैं, तो इस तरीके से काफ़ी उनमें प्रोटीन की डेफिशिएंसी है। काफ़ी लोग इस बात पर एग्री करते हैं, कुछ लोग इससे प्रोपेगेंडा बताते हैं। तो ये सब चर्चाएं चलती रहती हैं। हालांकि कुछ ऐसी अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं जिनको अभी भी चावल की ज़रूरत है। उनके बच्चे मैरिस्मस, क्वाशियरकर डिसीज से जूझ रहे हैं, तो उनको अभी भी चावल की ज़रूरत है, जो ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम अरेंज करता रहता है। अपॉइंटमेंट सेक्शन पे आ जाते हैं। रॉब जोटन ये नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं, अब तक के सबसे युवा बने हैं। ये गे प्राइम मिनिस्टर के तौर पर भी इनको सोशल मीडिया पर हेल किया गया था, और ये खुले तौर पर समलैंगिक यानी गे प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने शपथ ली है। नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटन, ठीक है, रॉब जेटन। सनाए तकाइची जापान की री अपॉइंट हुई हैं प्रधानमंत्री। ये अक्टूबर 2025 में जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी, और फिर से जो है चुनाव हुआ वहाँ पे जापान में, तो उन्होंने बहुमत हासिल कर लिया है। तो सनाए तकाइशी बनी रहेंगी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी की जापान की प्राइम मिनिस्टर। मिया अमोर मॉटली बारबाडोस की नई प्रधानमंत्री, लगातार तीसरी बार बनी है मिया मॉटली। तारिक रहमान बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं बांग्लादेश के। शेख हसीना को जो हटाया गया था विद्रोह करके जेनजी रिवॉल्यूशन के बाद, तो वहाँ पर यूनिस जो है ये अंतरिम प्रशासन की देखरेख कर रहे थे। अब ये वहाँ पे नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। बांग्लादेश में सरकार रिस्टोर कर दी गई, तारिक रहमान की सरकार बन गई वहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। युमनाम खेमचंद सिंह मणिपुर के नए मुख्यमंत्री बने हैं। अजय भल्ला ने इनको शपथ ग्रहण कराया था। सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री इनको बनाया गया है। प्लेन क्रैश में जो कह सकते हैं पति अजीत पवार की मृत्यु हुई थी, उसके बाद से इनकी पत्नी को उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र का बनाया गया है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो है उप मुख्यमंत्री, इनकी पोस्ट काफ़ी जो है एक कह सकते हैं नॉमिनल ही है, ज़्यादा कुछ करने को होता नहीं है। ज़्यादातर ये पॉलिटिकल रीजन से बनाया जाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव कोई खास इनका रोल नहीं रहता है, एक नॉर्मल मंत्री के होने के अलावा। निधि छिब्बर ये नीति आयोग की नई मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनी है। सीईओ इनको एडिशनल चार्ज मिला है। न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ नीति आयोग निधि छिब्बर। इंपॉर्टेंट है क्योंकि नीति आयोग में जब भी ये वाइस चेयरपर्सन या फिर सीईओ आते हैं, इनका नाम पूछा जाता है। निधि छिब्बर जो हैं, इन्होंने किसका स्थान लिया है? बीवीआर सुब्रमण्यम, इनका कार्यकाल खत्म हो रहा था तो इन्होंने इनको रिप्लेस कर लिया। निधि छिब्बर नीति आयोग की सीईओ। वाइस चेयरपर्सन इस समय श्री सुमन बेरी ही हैं, इनका नाम ध्यान रखिएगा। एमेलिया वॉलवर्डे ये सीनियर भारतीय महिला फुटबॉल टीम की नई मुख्य कोच ये बनी है। एमेलिया वॉलवर्डे ये हैं कोस्टारिका से। सोराया आगाई हाजियागा ईरानी बैडमिंटन खिलाड़ी, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने ईरान से अपनी पहली महिला सदस्य को चुना है। थर्ड ईरानियन मेंबर और कुल मिलाकर फर्स्ट ईरानियन महिला ये जो बनी है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी यानी आईओसी में। आगे अवार्ड्स एंड ऑनर्स के बारे में बात कर लेते हैं। वैश्विक शिक्षक पुरस्कार यानी ग्लोबल टीचर प्राइज रूबल नागी ये बनी है, मतलब इनको चुना गया है जेम्स एजुकेशन की तरफ से। रूबल नागी को ये पुरस्कार वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट जो दुबई में हुई थी उसमें ये दिया गया था। ठीक है, रूबल नागी को दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने पुरस्कार दिया था वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट दुबई में।
इनका क्या रोल है, इन्होंने कई सारे एजुकेशनल सेंटर खोले हैं स्लम एरियाज में और ये बच्चों को पढ़ाने का काम करती हैं। रुबल नागी करीब 800 एजुकेशनल सेंटर पूरे भारत में संचालित करती हैं। तो इनको ये पुरस्कार दिया गया था, इंपॉर्टेंट अवार्ड है, तभी थोड़ा डिटेल में मैं आपको बता रहा हूँ, इसको ध्यान रखिए। ग्लोबल टीचर प्राइज, जेसी डैनियल पुरस्कार, ये शारदा को मिला है केरल सरकार की तरफ से, ये केरल का ही सम्मान है। 22वां उपेंद्र नाथ ब्रह्म सोल्जर ऑफ ह्यूमैनिटी पुरस्कार, ये मिला है ग्यालियम आशी दोरजी को, भूटान की महारानी को। आगे है क्रैफोर्ड पुरस्कार। क्रैफोर्ड पुरस्कार ये वीरभद्रन रामनाथन को मिला है रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस की तरफ से। क्रैफोर्ड पुरस्कार जो है इसको कहा जाता है नोबेल प्राइज ऑफ जियोलॉजी, नोबेल प्राइज ऑफ जियोलॉजी। आगे बढ़ते हैं चांग क्रेडल ह्यूमैनिटेरियन पुरस्कार, ये चेन्नई के अरविंद नेत्र अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को मिला है डॉक्टर हरिप्रिया अरविंद, और पुडुचेरी के अरविंद नेत्र अस्पताल के आर वेंकटेश को। चांग क्रेंडल ह्यूमैनिटेरियन पुरस्कार इन दो डॉक्टर्स को मिला है। सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए यूनेस्को एशिया पैसिफिक पुरस्कार, ये आर लेडी ऑफ ग्रेस कैथेड्रल को। और आपको लग रहा होगा ये कहीं फ्रांस वगैरह में है या फिर पोर्चुगल में, नहीं, ये कैथेड्रल जो है ये भारत में है, पैपडी विलेज, वसई, पालघर डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र में है ये। और ये पोर्टुगीज जब यहाँ पे आए थे उन्होंने यहाँ पे कैथेड्रल बनवाया था। ये बिना सीमेंट और बिना ईंटों के बना गया स्ट्रक्चर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो स्ट्रक्चर है ये कैथेड्रल बिना सीमेंट और बिना ईंटे के बना है। इसमें जो है मिट्टी का मोर्टार यूज किया गया है, मड मोर्टार, और स्टोन का इसमें इस्तेमाल किया गया है। इसमें कोई पके ईंटे और कह सकते हैं सीमेंट के मलबे का प्रयोग नहीं किया गया है। काफ़ी समय से ये मानसून वेदर और जो कह सकते हैं रिपेयर्स में होती रहती है, उससे उसके कुछ पार्ट कमज़ोर हो गए हैं, लेकिन ये एक हेरिटेज साइट है, 475 वर्ष पुरानी है। पोर्टुगीज ने यहाँ पर आकर के इसको बनवाया था, ठीक है। तो ये इसको मिला है सांस्कृतिक विरासत के लिए एशिया पैसिफिक पुरस्कार 2025, एशिया पैसिफिक अवार्ड फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन 2025, आर लेडी ऑफ ग्रेस कैथेड्रल। ये कैथेड्रल लोकेटेड है पालघर डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा, ये आगे के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वनडे एग्जाम्स के लिए भी। आगे है वाइली रिसर्च हीरोज पुरस्कार, डॉक्टर चंद्रकांत लहारिया को मिला है, भारतीय चिकित्सक हैं और लोक स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं। ये वाइली नामक एक इंटरनेशनल पब्लिशिंग रिसर्च कंपनी उसको मिला है। स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार में प्रथम पुरस्कार पारादीप बंदरगाह प्राधिकरण को मिला है, पारादीप पोर्ट अथॉरिटी को, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज की तरफ से, ठीक है। इनको इस मतलब कह सकते हैं पारादीप पोर्ट्स अथॉरिटी को ये पुरस्कार मिला है, किस कैटेगरी में? बेस्ट परफॉर्मेंस इन क्लीन एंड इन्वायरमेंट फ्रेंडली पोर्ट मैनेजमेंट की कैटेगरी में। आगे है 69वां ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म्स एंड टेलीविजन आर्ट्स बाफ्टा पुरस्कार। इसमें कुछ अवार्ड्स होते हैं, जैसे कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म वन बैटल आफ्टर अनदर, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पॉल थॉमस एंडरसन, ये डायरेक्टर है वन बैटल आफ्टर अनदर के। सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेता रॉबर्ट अरामायो आई स्वेयर नामक फिल्म के लिए, सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेत्री जेसी बाकले फिल्म हैमनेट के लिए, राइजिंग स्टार अवार्ड डेविड जॉनसन और एमी लू वुड के लिए, डॉक्यूमेंट्री सर्वश्रेष्ठ मिस्टर नोबडी अगेंस्ट पुतिन, सर्वश्रेष्ठ ब्रिटिश फिल्म ये हैमनेट रही थी, सर्वश्रेष्ठ बाल एवं पारिवारिक फिल्म ये रही थी बूंग, इसको डायरेक्ट किया है लक्ष्मी प्रिया देवी, प्रोड्यूस किया है रितेश सिधवानी और फरहान अख्तर ने। तो ये एक इंपॉर्टेंट है कि भारतीय फिल्म को भी मतलब भारतीय डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स द्वारा बनाई गई फिल्म बूंग को रिकॉग्निशन मिला है बेस्ट चिल्ड्रन एंड फैमिली फिल्म बाफ्टा 2000 कह सकते हैं 26 में। लैंग्वेज ये फिल्म है की है मणिपुरी, ये इंपॉर्टेंट है। बेस्ट चिल्ड्रन एंड फैमिली फिल्म बाफ्टा 2026 में बूंग। पहला भव्य भारत भूषण पुरस्कार ये ईशा फाउंडेशन जो है उसके द्वारा दिया गया था, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहाँ मौजूद थे। तो ये नंबी नारायणन पुरस्कार मतलब ये प्राप्तकर्ता डॉक्टर नंबी नारायणन, इनको दिया गया था विज्ञान प्रौद्योगिकी की श्रेणी में, और एएस किरण कुमार इसरो के पूर्व अध्यक्ष को, एन राजम इनको कला संस्कृति में, और श्रीमती आरला मेल वली को, साइना नेहवाल को खेल के लिए, डॉक्टर विक्रम संपत को साहित्य शिक्षाविद के कैटेगरी में, और ऑपरेशन सिंदूर में अपने नेतृत्व उत्कृष्टता के लिए एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा को, और जो है लेफ्टिनेंट जनरल AVS राठी को, वाइस एडमिरल RV गोखले को। अभी एक प्राइवेट फाउंडेशन के द्वारा दिए गए पुरस्कार हैं, लेकिन कई बार ये सब भी पूछ लिया जाता है वनडे एग्जाम्स में, तो आप इसको ध्यान रख सकते हैं अगर चाहें तो, ठीक है। भारत भूषण अवार्ड्स, BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार BBC की तरफ से ये इसमें दिए गए हैं। जैसे BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार स्मृति मंदाना को, ये भारतीय क्रिकेटर। BBC पैरा स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार प्रीति पाल को, जो पैरा एथलीट है।
बीबीसी इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिव्या देशमुख शतरंज में, और लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार अंजलि भागवत को निशानेबाजी के लिए। ठीक है, अब आ जाएंगे हम लोग बुक्स एंड ऑथर पे। तो रेड लाइन्स रिड्रॉन, ऑपरेशन सिंदूर एंड इंडियाज न्यू नॉर्मल, मेजर जनरल बिपिन बख्शी की किताब है। ठीक है, मेजर जनरल बिपिन बख्शी, इसको साथ में लिखा है एयर मार्शल राजेश कुमार ने, रिटायर्ड, और जो है अनिल त्रिगुणायत ने, एम्बेसडर अनिल त्रिगुणायत ने, और अखिलेश भार्गव भी इसमें शामिल है। तो ये 4 ऑथर्स ने मिलकर के इसको लिखा है। विश्व गुरु श्रील प्रभुपाद, ये गुजराती जीवनी लिखी है श्रील प्रभुपाद गुरु की, उषा उपाध्याय ने। इसका उनके संस्थापक हैं आचार्य श्रील प्रभुपाद, इनके जीवन पर आधारित ये किताब है। नरेंद्र मोदी जी ने इनकी 150वीं जयंती के अवसर पर एक स्मारक सिक्का और एक डाक टिकट भी जारी किया था। द सेज हु रीइमेजिन्ड हिंदुइज्म, द लाइफ लेसन्स एंड लीगेसी ऑफ श्री नारायण गुरु, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, ये आगे भी पूछी जाती रह सकती है। नारायण गुरु के ऊपर ही किताब लिखी है शशि थरूर ने। शशि थरूर लोकसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ऑथर भी हैं। द सेज हु रीइमेजिन्ड हिंदुइज्म, शशि थरूर की नई किताब है। अटल बिहारी वाजपेयी पर किताब लिखी है विजय गोयल ने, अटल बिहारी वाजपेयी द इटर्नल स्टेट्समैन। 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, ये ऑटोबायोग्राफी, इसके बारे में पहले ही बात कर चुके हैं लेकिन फाइनली रिलीज हुई है। जनरल मनोज मुकुंद नरावणे, जो कि हमारे इंडियन आर्मी स्टाफ के 28वें चीफ थे, उनकी ये जीवनी है। जनरल मनोज मुकुंद नरावणे, 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। इंपॉर्टेंट डेट्स थीम देख लेते हैं। शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है, जब महात्मा गांधी जी का असैसिनेशन हुआ था। वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज डे, 30 जनवरी को मनाया जाता है। 50वां भारतीय तटरक्षक बल स्थापना दिवस, ये 1 फरवरी को मनाया गया। वयम रक्षा में मोटो है इंडियन कोस्ट गार्ड का, ये 50वां ये मनाया गया था, ये ध्यान रख सकते हैं। विश्व आर्द्र भूमि दिवस, ये 2 फरवरी को मनाया जाता है। 1971 में जब रामसर कन्वेंशन साइन किया गया था, अंगीकार किया गया था, उस तारीख से मनाया जाता है। वर्ल्ड वेटलैंड डे, वर्ल्ड वेटलैंड डे को सेलिब्रेट भी किया जाता है, जैसे इस साल सेलिब्रेट किया गया सोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पर वर्ल्ड वेटलैंड डे सेलिब्रेट किया गया था इस साल, असोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये लोकेटेड कहाँ पे है? ये है अरावली हिल्स में, दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर। वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी को हम लोग मनाते हैं, 4 फरवरी। यूनाइटेड बाय यूनिक इस बार थीम थी, यही थीम चलेगी 2025 से 27 तक। सर्वोच्च न्यायालय स्थापना दिवस 4 फरवरी को, पहली बार इसको 2023 मनाया गया था, सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना दिवस। वर्ल्ड पल्सेस डे 10 फरवरी को मनाया जाता है। पल्सेस की जब भी बात आएगी तो भारत का नाम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है दलहन का पूरे विश्व में, और लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है। मतलब भारत सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, तब भी पल्स इंपोर्ट करना पड़ता है भारत को अपने डोमेस्टिक डिमांड को मीट करने के लिए। ठीक है, और एमपी जो है राज्यों में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, याद रख सकते हैं। सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड पल्सेस का कौन सा है, ये आप कमेंट सेक्शन लिख करके हमको बता सकते हैं। नेशनल डीवार्मिंग डे, ये 10 फरवरी को मनाया जाता है। डीवार्मिंग डे के दिन बच्चों को अल्बेंडाजोल की गोलियां खिलाई जाती हैं। ठीक है, तो डीवार्मिंग डे मनाया जाता है। इसके बाद वर्ल्ड यूनानी डे 11 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, यूनानी डे 11 फरवरी को। इनोवेशन एंड एविडेंस इन यूनानी प्रैक्टिस इस बार थीम थी। महर्षि दयानंद सरस्वती जी की जयंती 12 फरवरी 2026 को मनाई गई थी। वर्ल्ड रेडियो डे 13 फरवरी को मनाया गया था। उत्तर प्रदेश के अमरोहा के एक निवासी हैं राम सिंह बौद्ध, जिन्हें भारत का रेडियो मैन कहा जाता है। इनके पास रेडियो का एक यूनिक कलेक्शन है। इनके पास 1257 करीब रेडियोज हैं, अलग अलग कालखंड के और अलग अलग तरीके के। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इनका नाम दर्ज है। इस बार की थीम थी रेडियो एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक उपकरण है, आवाज नहीं। ये बात काफी सीरियसली ली जानी चाहिए, क्योंकि वर्किंग प्रोफेशनल्स जो हैं बहुत ज्यादा अब एआई पर रिलाई कर रहे हैं, जो कि आगे चल करके डेंजरस हो सकता है। आगे की जनरेशन के पास दिमाग रहेगा कि नहीं रहेगा, ये भी भगवान ही मालिक है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हैं एआई पर। ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग ऐसा ना हो कि खत्म ही हो जाए। नेशनल वुमेन्स डे, राष्ट्रीय महिला दिवस, ये 13 फरवरी को मनाते हैं। किसकी बर्थ एनिवर्सरी पर बनाया जाता है? सरोजिनी नायडू जी की बर्थ एनिवर्सरी पर। कई बार आपको लगता होगा कि सर आप पीसीएस के लिए पढ़ा रहे हैं, इतने बेसिक फैक्ट भी क्या शामिल करना जरूरी है? यस, अभी छत्तीसगढ़ पीसीएस का पेपर देखिए, एक मॉडरेट पेपर आया, लेकिन कई सारे बेसिक फैक्ट भी पूछे गए उसमें। कंफ्यूज नहीं रहना चाहिए इसमें कि क्या सरल नहीं आता है भाई, कठिन भी आता है, सरल सवाल भी आते हैं। 4th ग्लोबल टूरिज्म रिजाइलेंस डे, ये 17 फरवरी को मनाया जाता है। 23वां राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग स्थापना दिवस, ये 19 फरवरी को। और इसकी स्थापना कैसे हुई थी? ये स्टैब्लिश्ड अंडर आर्टिकल 338 में अमेंडमेंट हुआ था। इसमें नया आर्टिकल 338 ए जोड़ा गया था। इस अमेंडमेंट से 89वें जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 से। ठीक है, पहली बार एक मुंबई क्लाइमेट वीक मनाया गया था
17 से 19 फेब तक मुंबई क्लाइमेट वीक बनाया गया था। वहाँ के मुख्यमंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया था। इस कार्यक्रम में मुंबई ने घोषित किया कि मुंबई नवंबर 2026 में विश्व के सबसे प्रतिष्ठित और प्रभावशाली पर्यावरण पुरस्कार अर्थ शॉट 2026 की मेजबानी करेगा। अर्थ शॉट प्राइज 2026 का मेजबान होगा मुंबई, महाराष्ट्र। ये ध्यान रखिएगा। भारत में पहली बार ये आयोजित किया जाएगा, ये ध्यान रख सकते हैं। विश्व सामाजिक न्याय दिवस यानी कि वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस, ये 20 फेब को होगा। फाउंडेशन डे ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड मिजोरम, ये 20 फेब को होगा। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेजेस डे, ये 21 फेब को बांग्लादेश द्वारा इसको शुरू किया गया था। नेशनल साइंस डे 28 फेब को होता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फेब को। एम्पावरिंग इंडियन यूथ फॉर ग्लोबल लीडरशिप, ये इस बार थीम थी। साइंस एंड टेक करंट अफेयर पे आ जाएंगे। फेब मंथ 2026 में तो भारत में लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर के लिए एक पहला राष्ट्रीय बायो बैंक तैयार किया गया है। तो सबसे पहले आपको लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर के बारे में ये बात पता होनी चाहिए। ये ऐसा सेल ऑर्गेनेली है जिसको सुसाइड बैग ऑफ द सेल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, हमारे रिसर्चर्स ने सरकारी सहायता प्राप्त एक बायो बैंक संकलित किया है। 15 राज्यों के 530 रोगियों के यहाँ पर बायो सैंपल्स लिए गए हैं, जिससे आगे की जानकारी इकट्ठी की जा सके। अब ये एक डिसीज नहीं है, लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर के कई सारे उप डिसीज हैं, तो उसके लिए रिसर्च कैसे इसको ठीक कर सकते हैं, इसमें बायो बैंक काम में आएगा। तो 12,000 से अधिक मरीज जो है लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर से पीड़ित हैं। लाइसोसोमल स्टोरेज डिसीज में बेसिकली क्या होता है कि हमारा जो लाइसोसोम है, हमारे लाइसोसोम हमारे सेल में काम नहीं करते हैं, क्योंकि लाइसोसोम का काम है सुसाइड बैग ऑफ द सेल, यानी कि जो टॉक्सिक प्रोडक्ट्स है उनका ब्रेकडाउन करना, एलिमिनेट करना उसको, लेकिन वो सेल में ही रह जाएगा तो जहर फैलता जाएगा शरीर में। तो ये एक तरीके का एक कह सकते हैं ये बीमारी है लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर में। हमारे शरीर से जो वेस्ट सेल्स हैं वो एलिमिनेट नहीं हो पाते हैं, उसी में रह जाते हैं, तो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। आगे, विश्व का पहला निजी अंतरिक्ष स्टेशन वर्ष 2027 में लॉन्च किया जाएगा। वर्ल्ड फर्स्ट प्राइवेट स्पेस स्टेशन, जिसको हेवन 1 नाम दिया गया है। हेवन 1, ये हीवन नहीं है, मतलब स्वर्ग वाला हीवन नहीं है। हेवन 1 एक अमेरिकन एरोस्पेस कंपनी जिसका नाम है वास्ट, इसने ये कहा है कि स्पेसएक्स के रॉकेट से इसको लॉन्च करेंगे एक समूचे टुकड़े में। वर्ल्ड फर्स्ट प्राइवेट स्पेस स्टेशन लॉन्च करेंगे। ठीक है, ऑर्बिट में। पहले 2026 में प्लान था, लेकिन अब इसको शिफ्ट किया गया है 2027 में। एंटी ड्रोन सुरक्षा प्रणाली से युक्त भारत का पहला बंदरगाह कौन सा बना है? इंडिया फर्स्ट पोर्ट टू इंट्रोड्यूस एंटी ड्रोन सिक्योरिटी सिस्टम। 360 डिग्री दिशाओं में ये ऐसा मतलब सिस्टम लगाएंगे जो दुश्मन के ड्रोन की निगरानी रखेंगे। जैसे ड्रोन कुछ आते हैं निगरानी वगैरह करने, जासूसी करने, तो जासूसी ड्रोन को रोकने के लिए, उनको नष्ट करने के लिए ड्रोन रोधी टेक्निक कार्यान्वित करने वाला भारत का पहला पोर्ट बना है। ये है VO चिदम्बरनार पोर्ट, ये ध्यान रखिएगा। VO चिदम्बरनार पोर्ट भारत का पहला एंटी ड्रोन सिक्योरिटी सिस्टम वाला पोर्ट बन गया है। DRDO ने एक नई टेक्नोलॉजी बनाई है जिसको कहा जा रहा है सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट टेक्नोलॉजी। ये किस काम में आएगी? बेसिकली लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली आगे की मिसाइल डेवलपमेंट के लिए महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी है। DRDO ने अभी इसको टेस्ट किया है ओडिशा में, चांदीपुर के इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज में इसको टेस्ट किया है। भारत कुछ ऐसे देशों की लिस्ट में शामिल हो गया है जिनके पास अपनी खुद की टेक्नोलॉजी है, सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये कुछ ही देशों के पास है। क्यासुनीर वन रोग KFD, जिसको मंकी फीवर कहा जा रहा है, इसके लिए वैक्सीन बना ली गई है। 2 डोज एडजुवेंटेड इनएक्टिवेटेड वैक्सीन इसके लिए बना ली गई है। KFD क्यासुनीर फॉरेस्ट डिसीज या फिर मंकी फीवर जिसको कहा जाता है, ICMR ने इसके लिए वैक्सीन यहाँ पे डेवलप कर ली है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत के सबसे युवा पुरुष एनालॉग अंतरिक्ष यात्री बनने का श्रेय अब ये मिल गया है 17 वर्षीय आदित्य पांड्या को। 17 ईयर ओल्ड आदित्य पांड्या, ये सिमुलेशन टेस्ट इन्होंने पास कर लिया। सिमुलेशन का मतलब हम मतलब सामान्य भाषा में समझिए कि चंद्रमा में जैसा वातावरण होता होगा उसी के हिसाब से वातावरण आर्टिफिशियल रूप से क्रिएट किया जाता है। इसी को कहते हैं एनालॉग अंतरिक्ष मिशन, यानी कि चंद्रमा के समतुल्य परिस्थितियों का अभ्यास यहाँ पे आर्टिफिशियल तरीके से किया जाता है। तो इसी वजह से ये बन गया एनालॉग एस्ट्रोनॉट, यानी कि वाकई में चंद्रमा पे नहीं गए हैं, लेकिन वहाँ जैसे वातावरण में गए हैं जो कि आर्टिफिशियली क्रिएट किया गया था। आकाश स्पेस स्टूडियो नामक एक कंपनी है, उन्होंने अपना ये कह सकते हैं स्टूडियो जैसा सिस्टम बनाया था जिसमें लूनर सिमुलेशन किया गया था, यानी चंद्र जैसी परिस्थितियों को एक स्टूडियो में क्रिएट किया गया था। तो सिमुलेशन टेस्ट पास किया है इंडिया के यंगेस्ट मेल एनालॉग एस्ट्रोनॉट आदित्य पांड्या ने। आगे बढ़ते हैं हम लोग, डिफेंस पे आ जाते हैं फेब मंथ में। तो अग्नि परीक्षा, ये ज्वाइंट मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज, ये
अरुणाचल में हुई थी। इसको भारतीय सेना और आईटीबीपी ने किया था, इंडो तिब्बतन बॉर्डर फोर्स ने, इंडियन आर्मी एंड बीपी ने किया था अग्नि परीक्षा। आगे है संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर। खंजर ये सोनीतपुर में हुआ था, असम में। आगे है 13वां बहुपक्षीय समुद्री अभ्यास मिलन। मिलन ये विशाखापट्टनम के तट पे हुआ था, आंध्रा में, विशाखापट्टनम में। और इसमें कई सारे देशों ने पार्टिसिपेट किया था, 70 से अधिक देशों ने इस पर पार्टिसिपेट किया था मिलन में। एक बार मिलन विलेज भी स्थापित किया गया था इस बार के अभ्यास में, ये जरूरी है। ठीक है, आईएनएस विक्रांत पर एक समापन समारोह भी आयोजित हुआ था। आगे बढ़ते हम लोग। 7वां संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्मगार्जन। धर्मगार्जन उत्तराखंड में हुआ था, हम लोग इसके साथ करते हैं जापान के साथ। भारत और जापान का एक्सरसाइज है धर्मगार्जन। 16वां संयुक्त विशेष बल अभ्यास वज्र प्रहार। वज्र प्रहार भारत अमेरिका के साथ करता है। ये वज्र प्रहार इस साल इंडिया में हुआ, बकलऊ में। रुद्र हेलीकॉप्टर उड़ाने वाली सेना की पहली महिला पायलट ये बनी है, इनका नाम है हंसजा शर्मा। कैप्टन हंसजा शर्मा इंडियन आर्मी की ये फर्स्ट वुमेन पायलट बन गई जिन्होंने रुद्र आर्म्ड हेलीकॉप्टर को उड़ाया है। ठीक है, ये जम्मू से है। रुद्र आर्म्ड हेलीकॉप्टर ये एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ALH है, जिसको हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने डेवलप किया है। आगे मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 3 का सफल परीक्षण किया गया था इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर से। अग्नि 3 के बारे में ये ध्यान रखना है कि इसकी मारक क्षमता 3000 से 3500 किलोमीटर है। 1.5 टन तक का परमाणु पेलोड ले जाने में सक्षम है, यानी कि एक न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है जो कि 1.5 टन तक परमाणु पेलोड लेके जा सकती है। इसको रोल और रोड बेस्ड मोबाइल लॉन्चर से लॉन्च किया जा सकता है। अग्नि 3। आगे है प्रथम कैडेट प्रशिक्षण पोत, इसका नाम है कृष्णा। फर्स्ट कैडेट ट्रेनिंग शिप कृष्णा, इसको लॉन्च किया गया है चेन्नई, तमिलनाडु से। 3 ऐसी पनडुब्बियां बननी है, उसमें पहला मतलब ये कह सकते हैं कैडेट ट्रेनिंग शिप ये बनाया गया है जहाज, इसका नाम है कृष्णा। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL बेंगलुरु में मिसाइल एकीकरण सुविधा का उद्घाटन किया गया है, बेंगलुरु कर्नाटक में। साइंस के करंट अफेयर के बाद अब आ जाते हैं हम लोग ऑबिचरी सेक्शन पर। सर मार्क टुली ये फॉर्मर BBC इंडिया के करस्पॉन्डेंट सीनियर जर्नलिस्ट नहीं रहे। ठीक है, इनको पद्म भूषण मिला था 2005 में। ठीक है, नाइटहुड इनको मिला था 2002 में। मार्क टुली। आगे फिर स्कीम्स कैंपेन इनिशिएटिव्स पे आ जाते हैं। संपूर्णता अभियान 2.0 ये नीति आयोग का एक सैचुरेशन कैंपेन है। संपूर्णता मतलब ये कोई नया कैंपेन नहीं है, कुल मिलाकर जितने भी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के अंतर्गत एस्पिरेशनल जो ब्लॉक डेवलपमेंट प्रोग्राम है उनका विकास बेसिकली किया जाना, उसमें जो इनिशिएटिव है उन्हीं को सुदृढ़ता से लागू करेंगे। ये है, ये कब से कब तक चलेगा? 28 जनवरी से 14 अप्रैल 2026 तक चलेगा। 3 महीने का अभियान है, ध्यान रखिएगा कि संपूर्णता कितने महीने का अभियान है? 3 महीने का। ठीक है, 3 महीने का है। और 3 महीने के अभियान के अंतर्गत आकांक्षी जिला कार्यक्रम, आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम, यानी एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। जैसे एस्पिरेशनल जो है डिस्ट्रिक्ट में कितने जिले कवर है? 112। एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम में कितने ब्लॉक कवर है? 513। तो इसमें महत्वपूर्ण परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को पूरा करने का लक्ष्य रखा जाएगा। तो इसमें ये भी ध्यान रख सकते हैं भाई कि 5 मुख्य प्रदर्शन संकेतकों यानी कि KPI यानी कि की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स पर काम किया जाएगा इन जिलों और ब्लॉक्स में। और 6 की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स पर काम किया जाएगा एस्पिरेशनल ब्लॉक्स में, 5 की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स पर जिलों में, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में। ये याद रख सकते हैं। सभी के नाम याद रखना जरूरी नहीं है, वो मैंने हटा दिया है। बस इतना ध्यान रखिए संपूर्णता किस बारे में है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम और एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम में काम करने के लिए। भारत विस्तार योजना, भारत विस्तार AI प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है। किसानों को फ़ोन कॉल, चैटबॉट और आगे चल कर के ऐप के जरिए मौसम, मंडी भाव, कीट रोग, मृदा, फसल सलाह और सरकारी योजनाओं की जानकारी एक ही जगह पर देने का प्रयास करेगा ये भारत विस्तार टूल, इसको प्लेटफॉर्म भी कह सकते हैं आप। और सुविधा हिंदी और अंग्रेजी में शुरू की गई है। महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात सहित कई राज्यों के लाखों किसानों तक ही पहुंचेगी। इसको अन्य भाषाओं तक आगे बढ़ाया जाएगा। इसका शुभारंभ किसने किया था? इसमें यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर जो है शिवराज सिंह चौहान जी, उन्होंने किया है। राजस्थान से इसको लॉन्च किया था। ठीक है, तो किसानों के लिए बेसिकली है भारत विस्तार। कई बार क्या होता है कि आप समझ नहीं पाते हैं, आपको लगेगा भारत विस्तार क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बारे में है, क्या ये लिटरेसी से संबंधित है? तो नहीं, ये किसानों और कह सकते हैं फार्म प्रोडक्टिविटी बढ़ाने से संबंधित है भारत विस्तार प्लेटफॉर्म और स्कीम। अब PM राहत, सड़क दुर्घटना पीड़ितों का कैशलेस उपचार की जो योजना है, इसकी डिटेल्ड चीज़ें आ चुकी हैं। हमने पिछले मंथ में आपको खाली नाम बताया था। तो इसका नाम है PM राहत यानी कि रोड एक्सीडेंट विक्टिम हॉस्पिटलाइजेशन एंड एश्योर्ड ट्रीटमेंट स्कीम। इसका कुल मिलाकर उद्देश्य ये है कि सड़क दुर्घटना जैसे होती है तो जो पीड़ित है
अगर उसको जो है मतलब सड़क दुर्घटना का शिकार हुआ है तो दुर्घटना की तिथि से 7 दिनों तक प्रति व्यक्ति 1.5 लाख रुपए तक का कैशलेस उपचार प्रदान करना है। क्योंकि जब कई बार दुर्घटना हो जाती है, लोगों के पास कैश इतना पॉकेट में मौजूद नहीं होता या फिर उनके पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि हॉस्पिटल में एडमिट हो सके। कई बार लोग दम तोड़ देते हैं। तो योजना ये है कि कोई भी पीड़ित है उसको तुरंत ही अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा, ठीक है? और अगर जीवन को खतरे में नहीं डालने वाली कोई दुर्घटना हुई है तो 24 घंटे तक उसका इलाज किया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना कोई पैसा जमा कराए, ठीक है? और 48 घंटे तक स्टेबलाइजर उपचार उपलब्ध कराया जाएगा। उन मामलों में जिसमें जीवन के लिए घातक मामला है, मतलब अगर जो है लाइफ संकट में, तो 48 घंटे तक स्टेबलाइजेशन उपचार उपलब्ध कराया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। और अगर नॉर्मल कोई दुर्घटना है तो 24 घंटे तक का स्टेबलाइजेशन उपचार उपलब्ध कराया जाएगा। बाद में रोगी अपने खर्चे पर इलाज करा सकता है, ठीक है? ये पुलिस सर्टिफिकेशन पर आधारित होगी, यानी कि पुलिस प्रमाणित करे कि कौन घायल हुआ है कौन नहीं। अस्पतालों को प्रतिपूर्ति कौन देगा? भाई अस्पताल इलाज करेंगे, उनको भी पैसा चाहिए, उनके पास भी कोई मतलब जो है अलादीन का चिराग तो है नहीं जो पैसा दे जाएगा। तो उनको प्रतिपूर्ति कैसे होगी? तो मोटर वाहन दुर्घटना कोर्स जो बनता है मोटर व्हीकल एक्ट एमवी एक्ट के तहत, उसके माध्यम से की जाएगी। जिन मामलों में दोषी वाहन बीमित होगा, मान लेते हैं जिस वाहन दुर्घटना हुई है उसका बीमा है, तो उसका भुगतान सामान्य बीमा कंपनियों द्वारा किए गए अनुदान से किया जाएगा। जबकि बिना बीमा वाले और हिट एंड रन मामलों में भुगतान भारत सरकार द्वारा बजटीय आवंटन के माध्यम से किया जाएगा। मतलब एक्चुअली में पैसा सरकार देगी अस्पतालों को, जिससे इंश्योर किया जाए कि कोई भी दुर्घटना होने पर मरे नहीं, ठीक है? तो ये है पीएम राहत। इसके बारे में पूछा जा सकता है, आगे ध्यान रखिएगा। कितनी सहायता देंगे? दुर्घटना होने के बाद दुर्घटना की तिथि से 7 दिन तक, मैक्सिमम 7 दिन तक, और कितने रुपए का उपचार देंगे? 1.5 लाख रुपए तक का कैशलेस उपचार उपलब्ध कराया जाएगा, ठीक है? इतना उपचार ये होगा, पुलिस सर्टिफिकेशन पे आधारित होगा ये, ठीक है? और इसमें ये सुनिश्चित किया जाएगा कि दुर्घटना होने के बाद तुरंत ही अस्पताल में एडमिट किया जाए। और गोल्डन आवर यानी कि दुर्घटना होने के टाइम से जो पहला घंटा होता है उसके माध्यम से लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन मिल जाए गोल्डन आवर में, ठीक है? गोल्डन आवर जिनको नहीं पता है वो ये समझ लीजिए कि दुर्घटना होने के बाद जो के समय का जो पहला 1 घंटा होता है, जो बहुत क्रूशियल होता है। अगर उस समय के भीतर रोगी को अस्पताल पहुंचा दिया गया और इलाज शुरू हो गया तो रोगी की जान कई बार बच जाती है, मतलब पीड़ित की जान बच जाती है। अगरवुड मूल्य श्रृंखला विकास योजना, ये मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ने इसको जारी किया है, क्योंकि अगरवुड वहीं का है, अगरवुड वहीं उगता है। जैसे आपको पता होना चाहिए कि जो अगरवुड है इसका उत्पादन नॉर्थ ईस्ट में होता है और कहीं नहीं। अगरवुड उत्पादन क्षमता मुख्य रूप से त्रिपुरा और असम में संकेंद्रित है, यानी कि त्रिपुरा और असम में अगरवुड के पेड़ है, वहीं पर अगरवुड का उत्पादन होता है। लगभग 15 करोड़ अगरवुड के पेड़ भारत में और 90% इसके पूर्वोत्तर राज्यों में। त्रिपुरा की उत्पादन क्षमता में 50% की वृद्धि स्कीम के तहत करने का उद्देश्य रखा गया है, ठीक है? पूरी वैल्यू चेन को कवर करेंगे। वैल्यू चेन का मतलब है कि पेड़ उगाने से लेकर के बोतल में जो अगरवुड भरा जाता है, जो कि इंटरनेशनल मार्केट में बिकता है, उस तक को सपोर्ट करेगी सरकार, ठीक है? सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर्स यहाँ पे बनाए जाएंगे, जैसे गोलाघाट में बनेगा असम में और त्रिपुरा में बनेगा, जिससे अगरवुड प्रोसेसिंग मजबूत हो सके। आगे बढ़ते हैं। दक्ष कार्यक्रम, दक्ष कार्यक्रम ये मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस और पेंशन्स ने जारी किया है। दक्ष का उद्देश्य कुल मिलाकर वही है, स्किल ट्रेनिंग, जो सिलेक्टेड आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, आईपीएस वगैरह, उनकी ट्रेनिंग के लिए है। डेवलपमेंट एस्पिरेशन नॉलेज सक्सेशन एंड हार्मनी, इसका मतलब है दक्ष। 12 मंथ का एक फ्लैगशिप लीडरशिप प्रोग्राम है सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफ सीपीईसी के लिए, यानी कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के जो सीनियर एग्जीक्यूटिव्स हैं उनका कौशल विकास प्रशिक्षण इसमें किया जाता है। उनको डेवलप किया जाता है स्ट्रैटेजिक थिंकिंग के लिए, अडेप्टेबिलिटी के लिए, डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज के लिए। ये है जो दक्ष कार्यक्रम है, ये जो कह सकते हैं स्किल डेवलपमेंट इसका सिलेक्टेड जो ऑफिसर्स हैं उनके लिए है। मतलब कह सकते हैं ये आईएएस ऑफिसर्स और बड़े लेवल के ऑफिसर्स के लिए है दक्ष ये वाला कार्यक्रम। इसको पीएम दक्ष योजना से कंफ्यूज नहीं करिएगा। पीएम दक्ष कार्यक्रम ये 2020-21 में जारी किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का। इसका उद्देश्य था स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड करना कुछ सिलेक्टेड ग्रुप्स को, जैसे कि एससीज को, एसटीज को, डिनोटिफाइड ट्राइब्स को, ओबीसीज को, है ना, मैनुअल स्कैवेंजिंग करने वाले लोगों को स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, ये सब उद्देश्य था पीएम दक्ष का। तो पीएम दक्ष अलग है और दक्ष कार्यक्रम अलग है। मीडिएशन कैंपेन 2.0 सुप्रीम कोर्ट की मीडिएशन एंड कॉन्सिलेशन प्रोजेक्ट कमेटी ने जारी किया था। इस अभियान को जो उस समय नालसा के हेड थे जस्टिस सूर्यकांत, उनकी निगरानी में चला था। अब ये सीजीआई हैं। तो कुल मिलाकर के जो ज़्यादा मामले हैं जहाँ पर मीडिएशन से सुलझाया जा सकता है, तो उसकी निगरानी में मीडिएशन कैंपेन जारी किया जाएगा। बहुत सारे ऐसे न्यायालय हैं, छोटे मामले जो हैं जो बहुत दिन से पेंडिंग है, जिनको मीडिएशन से सुलझाया जा सकता है ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम से, तो उनको निपटाया जाएगा इस कैंपेन के तहत। ये है कुल मिला करके। आगे 1 GB दीदी पहल।
वन जीबी दीदी पहल ये पलामू टाइगर रिजर्व में ये जारी किया गया था। ठीक है, सदर्न डिवीजन ऑफ पलामू टाइगर रिजर्व इसने जारी किया था 1 GB दीदी इनिशिएटिव। बस यही हमसे एग्जाम में पूछेंगे कि सिलेक्टेड विलेजेस की जो महिलाएं हैं उनको मंथली इनकम इंसेंटिव ये 3,000 का दिया जा रहा है। ये कहाँ पे शुरू किया गया है ये 1 GB दीदी इनिशिएटिव? ये पलामू टाइगर रिजर्व में, झारखंड में, पलामू टाइगर रिजर्व में। ठीक है, आगे है एनपीएस स्वास्थ्य पेंशन योजना, ये काफी चर्चा में था। तो एनपीएस स्वास्थ्य पेंशन योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य संबंधी ओपीडी या फिर जो आईपीडी खर्चों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना इसका उद्देश्य है। इसके तहत जो कह सकते हैं जो अभिदाता यानी कि जो कंट्रीब्यूशन अपना देगा, ऑब्जेक्टिव इसका ये है कि जो सब्सक्राइबर है वो जो भी अपना कंट्रीब्यूशन करेगा एनपीएस स्वास्थ्य में, तो 25% उसका विड्रॉ कर सकता है और उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा नंबर ऑफ विड्रॉल्स पर। जब भी सब्सक्राइबर का कंट्रीब्यूशन 50,000 रुपये टच हो चुका है तो वो अपने जमा राशि का 25% कभी भी विड्रॉ कर सकता है अपने ओपीडी स्वास्थ्य खर्चों के लिए। ठीक है, और इमरजेंसी में 100% जो है एक्यूमुलेटेड कॉर्पस को निकाला जा सकता है इसमें। आगे बढ़ते हैं, राज्य की योजनाएं, समिति और अभियान के बारे में बात करेंगे तो एक जिला एक व्यंजन योजना जारी की गई थी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। अब इसकी लिस्ट नहीं आई वरना हम आपको दिखाते। तो एक जनपद एक व्यंजन योजना का उद्देश्य राज्य भर में विशेष व्यंजनों का दस्तावेजीकरण करना, ब्रांडिंग करना, प्रचार करना है, जैसे कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में अचीव किया गया है। खैर ये तो उत्तर प्रदेश सरकार का इनिशिएटिव है, लेकिन आपका काम बढ़ गया है। उत्तर प्रदेश स्पेशल जो लोग तैयार करते हैं उनको भाई एक और लिस्ट रखनी पड़ जाएगी। ठीक है, नए प्रश्न इससे बन सकते हैं। जो लिस्ट आएगी तो हम निश्चित तौर पर आपको उसका वीडियो बना करके देंगे। अभी लिस्ट फाइनल नहीं हुई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री एतिकोली दुती पाट योजना, ये असम सरकार की योजना है। इसमें 6 लाख टी गार्डन वर्कर्स को कवर किया जाएगा। ठीक है, जो असम में करीब 836 टी गार्डन्स हैं उनमें काम करने वाले लोगों को इसमें 5,000 रुपये वन टाइम फाइनेंशियल असिस्टेंस के तौर पर दिया जाएगा। ये है मुख्यमंत्री एतिकोली दुती पाट योजना। तो इसमें हमसे सिंपली यही पूछ सकते हैं कि भाई ये जो योजना है इसमें बेनिफिशियरी कौन होंगे? तो बेनिफिशियरी होंगे टी गार्डन वर्कर्स, चाय बागान में काम करने वाले श्रमिक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्त्री सुरक्षा पेंशन योजना केरल सरकार ने जारी की है। महिलाओं ट्रांसजेंडर्स को इसकी सुविधा मिलेगी। प्रतिमाह 1,000 रुपये की पेंशन यहाँ पे दी जाएगी स्त्री सुरक्षा पेंशन योजना के तहत। ये भी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की स्कीम है, जैसे लाडली बहना योजना, तमाम सारी चीजें चल रही हैं। दिल्ली लखपति बिटिया योजना ये जारी की है। दिल्ली सरकार ने अपनी पुरानी जो लाडली योजना है 2008 की उसको रिप्लेस करके ये नई योजना लाई है। इसमें बेटी के जन्म पर 11,000 रुपये मिलेंगे। 1, 6 और 9 और 12 में दाखिले पर प्रत्येक बार 5,000 रुपये मिलेंगे। कक्षा 10 पास करने पर 5,000 रुपये मिलेंगे। ग्रेजुएशन या मान्यता प्राप्त डिप्लोमा प्राप्त करने पर 20,000 रुपये मिलेंगे। ठीक है, तो ये है लखपति बिटिया योजना। इसमें हायर एजुकेशन कंप्लीट करने पर 21 साल की एज पूरा करने पर 1 लाख रुपए की भी यहाँ पर वो मिलेगी राशि विद इंटरेस्ट। तो इस तरीके से बेटियां जो है लखपति बन जाएंगी। मुख्यमंत्री सेहत योजनाएं पंजाब सरकार ने जारी की है। प्रतिवर्ष 10 लाख रुपए तक का प्रति परिवार नगद चिकित्सा उपचार उपलब्ध कराया जाएगा। आयुष्मान भारत चल रहा है, लेकिन जाहिर सी बात है कि जो सेंट्रल पार्टी है हमारे मतलब सरकार में दूसरी है और पंजाब सरकार में दूसरी, तो पश्चिम बंगाल के तरीके ये अपनी योजना लागू करना चाहते हैं। इसमें कुल मिला करके पंजाब सरकार के जो निवासी हैं जिनका आधार कार्ड वोटर आईडी बना है वो इस योजना के पात्र हैं। तो आयुष्मान भारत जैसे ये उपचार इसमें मिलेगा, लेकिन पंजाब के लोगों को। मुख्यमंत्री सेहत योजना ये पंजाब सरकार ने जारी की है। तो इसमें कैशलेस मेडिकल ट्रीटमेंट 10 लाख पर फैमिली पर ईयर। आयुष्मान भारत में लिमिट 5 लाख की है। आगे बढ़ते हैं हम लोग स्पोर्ट्स में। स्पोर्ट्स में फेब मंथ में महिला प्रीमियर लीग, विमेंस प्रीमियर लीग आयोजन स्थल है इसका नवी मुंबई और वडोदरा। ये चौथा संस्करण था। फाइनल मुकाबला ये वडोदरा में खेला गया था, गुजरात में। विजेता रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दूसरी बार रहे थे। कप्तान इसकी है स्मृति मंदाना। उपविजेता दिल्ली कैपिटल्स रही थी, जिसकी कप्तान जेमिमा रॉड्रिग्स। ये आप याद रख सकते हैं। आगे आईसीसी अंडर 19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप हुआ था। इसमें 16 टीमें शामिल हुई थी। भारत यहाँ पर 6ठी बार विजेता रहा है। इंग्लैंड को 100 रनों से हराया गया। कप्तान आयुष मात्रे थे भारतीय टीम के। उपविजेता इंग्लैंड, थॉमस रेव इसके कप्तान थे। सर्वाधिक रन 444 यहाँ पर बेन मेयर ने बनाए थे। सर्वाधिक विकेट ये आप नहीं याद रखना जरूरी है, लेकिन प्लेयर ऑफ द फाइनल मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज वैभव सूर्यवंशी रहे थे। इनके बारे में सोशल मीडिया में काफ़ी आ रहा है। काफ़ी यंग ये लड़का है और इसने जो है कह सकते हैं 80 गेंदों में 175 रन बनाए थे फाइनल में। वर्ल्ड अंडर 19 वर्ल्ड कप फाइनल में अब तक का सर्वाधिक व्यक्तिगत स्कोर था ये।
55 गेंदों में बनाया गया शतक अंडर 19 विश्व कप इतिहास में दूसरा सबसे तेज शतक था ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। T20 क्रिकेट में 700 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज ये बने हैं राशिद खान। ये खाली मतलब इनके अफगानिस्तान से खेलते हुए विकेट नहीं, सभी प्रीमियर लीग वगैरह को मिला करके हैं इनके विकेट। राशिद खान ने फर्स्ट बॉलर बने जिन्होंने 700 विकेट जो है T20 क्रिकेट में पूरा कर लिया है। ठीक है, इनसे पीछे हैं ड्वेन ब्रावो और सुनील नारायण। टेनिस के बारे में बात करें तो ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस ये हुआ था मेलबर्न में। विजेता इसमें कार्लोस अल्काराज गार्सिया स्पेन से, इनका ये पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन है। उपविजेता यहाँ पे नोवाक जोकोविच रहे थे सर्बिया से। महिला एकल में एलिना रिबाकिना कजाकिस्तान से विजेता नहीं थी, उपविजेता एरिना सेबलेंका बेलारूस से। इसमें डबल्स वाला नहीं पूछा जाता है एग्जाम में, तो हम नहीं यहाँ पे बता रहे हैं। बैडमिंटन में साइना नेहवाल ने बैडमिंटन संन्यास की घोषणा कर दी है। ठीक है, अभी नहीं खेलेंगी। 2008 में मोस्ट प्रॉमिसिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। अर्जुन पुरस्कार 2009 में, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न इनको मिल चुका है। पद्मश्री पद्म भूषण भी इनको मिल चुका है 2016 में। आगे एथलेटिक्स के बारे में बात करेंगे। राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 नेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था मोदी नगर में, उत्तर प्रदेश के मोदी नगर में किया गया था। और 48 किलोग्राम वर्ग में कम्पीट करते हुए 205 किलोग्राम भार उठाया था यहाँ पे मीराबाई चानू ने, साइखो मीराबाई चानू ने। मिसलेनियस में बात करें तो मिलानो कोर्टिना ओलंपिक, इसको विंटर ओलंपिक गेम्स कह सकते हैं, इटली में हुआ था। आयोजन स्थल मिलान, कोर्टिना, बोर्मियो, वेल डी फीमे, मतलब इटली के 4 शहरों में, इटली के 3-4 शहरों में हुआ था। उद्घाटन स्थल सैन सिरो स्टेडियम मिलानो इटली। समापन इसका वेरोना एरिना इटली में हुआ था। और शुभंकर इसके थे टीना और माइलो। भारत ने इसमें कोई भी पदक नहीं जीता, ये खास बात है। ठीक है, अल्पाइन स्कीयर आरिफ खान उद्घाटन समारोह में भारत के 2 वाहक थे, लेकिन कोई भी पदक नहीं जीत पाए। अब इसमें मेडल टैली हम लोग देख लेते हैं। नॉर्वे ने विंटर ओलंपिक्स में 18 स्वर्ण पदक जीतकर एक ही शीतकालीन ओलंपिक में एक देश द्वारा जीते गए सबसे अधिक स्वर्ण पदकों का अपना पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इससे पहले भी रिकॉर्ड नॉर्वे के नाम था 16 स्वर्णों के साथ, अभी इनके स्वर्ण पदक हो चुके हैं 18 इस वाले में। तो शीतकालीन ओलंपिक में सर्वाधिक पदक विजेता 3 देश कौन से रहे मेडल टैली में? नॉर्वे टॉप पर रहा है, सेकंड पर अमेरिका, थर्ड पर नीदरलैंड है। ठीक है, ये आप याद रख सकते हैं। विंटर ओलंपिक के बारे में भारत ने कोई भी पदक यहाँ पे नहीं जीता है। आगे समिट सेक्शन पे आ जाएंगे। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा हाट, इसका आयोजन हुआ था न्यू दिल्ली में और इसका उद्घाटन किया था जीतन राम मांझी ने। एमएसएमई मिनिस्ट्री ने इसको ऑर्गेनाइज किया था। गल्फ फूड ये दुबई में हुआ था और पहली बार भारत को कंट्री पार्टनर यानी भागीदार देश का दर्जा प्राप्त हुआ था गल्फ फूड दुबई में। आगे बढ़ते हैं। 86वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन लखनऊ में हुआ था, उत्तर प्रदेश में। इसका उद्घाटन उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल जी ने किया था। इस सम्मेलन के दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जो है उत्तर प्रदेश की सामाजिक सांस्कृतिक विरासत और समग्र विकास पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन किया था। उद्घाटन सत्र का संबोधन ओम बिरला जी ने किया था, तो ये आप याद रख सकते हैं। आगे अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन ये बेंगलुरु कर्नाटक में हुआ था। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने ऑर्गेनाइज किया था इसको। डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजर्वेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। बायोफैच न्यूरेमबर्ग में हुआ था जर्मनी में। ये जैविक उत्पादों का विश्व का सबसे बड़ा व्यापार मेला होता है बायोफैच। इसमें कंट्री ऑफ द ईयर नामित किया गया था भारत को। मेघालय ने पहली बार बायोफैच में पार्टिसिपेट किया था, तो कंट्री ऑफ द ईयर बायोफैच 2026 में इंडिया को नामित किया गया। ये सब एग्जाम में आ जाते हैं सवाल, आरवीआर मेंस में भी आया था इस बार। आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट WGS ये दुबई यूएई में हुआ था। इसका थीम था शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स। पहला महत्वपूर्ण खनिजों पर मंत्री स्तरीय सम्मेलन फर्स्ट क्रिटिकल मिनरल्स मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस वाशिंगटन DC US में हुआ था। यहाँ पर एक इनिशिएटिव लिया गया था जिसका नाम है फोर्ज, FORGE। इसका फुल फॉर्म क्या हो गया? फोर्ज इनिशिएटिव का फुल फॉर्म हो गया यहाँ पे फोरम फॉर ऑन रिसोर्सेज जियो स्ट्रैटेजिक इंगेजमेंट, और ये जो है मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप को रिप्लेस करेगा। इसका उद्देश्य है सिक्योर सप्लाई चेन्स फॉर एसेंशियल मिनरल्स सच एज लिथियम, कोबाल्ट, निकल।
लिथियम, कोबाल्ट, निकल जैसे क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई चेन को मजबूत करना, इसका उद्देश्य था क्रिटिकल मिनरल्स मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस का। फोर्ज इनिशिएटिव भी ध्यान रखिएगा। तीसरा विश्व रक्षा प्रदर्शनी ये यूएस दुबई में हुआ था, सऊदी में, ठीक है। मतलब सऊदी में हुआ था कुल मिला करके। वर्ल्ड डिफेंस एग्जीबिशन कहाँ पे? सऊदी में, ठीक है, सऊदी। चौथा इंडिया एआई इम्पैक्ट एक्सपो और समिट, ये काफ़ी चर्चा में रहा था लेकिन कुछ गलत कारणों की वजह से, खैर हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे, ना ही वो एग्जाम में आएगा। जो महत्वपूर्ण चीज़ें जो पूछी जा सकती है इसमें, मानव विजन मोदी जी ने जारी किया था। मानव का मतलब है एम यानी कि मोरल एंड एथिकल सिस्टम्स, ए मतलब अकाउंटेबल, गवर्नेंस, एन मतलब नेशनल सॉवरेंटी, उसके बाद ए मतलब एक्सेसिबल एंड इंक्लूसिव एआई, और वी मतलब वैलिड एंड लेजिटिमेट एआई सिस्टम्स। ये मानव विजन लॉन्च किया था भारत ने। इस बार का समिट यहाँ पे खास था, एआई इम्पैक्ट समिट एंड एक्सपो 2026, क्योंकि यहाँ पर फ्रांस के राष्ट्राध्यक्ष आए थे, इमैनुअल मैक्रोन, यूएन सेक्रेटरी जनरल साहब एंटोनियो गुटेरेस भी यहाँ पे आए थे। अभी लर्न करना पड़ेगा आपको, क्योंकि इससे कोई भी फैक्ट पूछा जा सकता है। रोबो डॉग वाली चीज़ें क्या पूछी जाएगी एग्जाम में? नहीं, ये सब चीज़ें एग्जामिनर नहीं पूछेगा आपसे, लेकिन ये सब पूछ सकते हैं। जैसे न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन एआई इम्पैक्ट समिट पर इसको अडॉप्ट किया गया था। 89 कंट्रीज और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने इसको इंडोर्स किया, न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन को। इंडिया ने यहीं पर अनाउंसमेंट किया कि वो जो है यूएस का एक इनिशिएटिव है सेमीकंडक्टर संबंधी, पैक्स सिलिका, उसको ज्वाइन करेंगे। गूगल ने एक इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव यहाँ पे अनाउंस किया था 5 सालों के लिए एआई पर, जो कि इंडिया और यूएस के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा। एक इंटरनेशनल अंडर सी केबल गेटवे, ये विशाखापट्टनम में इस्टेब्लिश किए जाने के लिए अनाउंस किया गया था। तो ये सब चीज़ें हुई थी, और भी आप इसमें पढ़िएगा जरूर। जैसे कि बोध प्लेटफॉर्म ये डेवलप किया गया है आईआईटी कानपुर के द्वारा नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के साथ मिल करके, ठीक है। ये इनिशिएटिव यूनियन मिनिस्टर जो स्वास्थ्य के इस समय जगत प्रकाश नड्डा, उन्होंने लॉन्च किया था। सेफ एआई फॉर हेल्थ इनिशिएटिव यानी कि सही, और बोध, बोध यानी कि बेंचमार्किंग ओपन डेटा प्लेटफॉर्म फॉर हेल्थ एआई, बोध। तो बोध को डेवलप किया आईआईटी कानपुर ने नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के साथ मिल करके। तो ये सब है, इनका यूज़ वगैरह क्या है ये ध्यान रखिएगा। जैसे एक 8 साल के बच्चे रणवीर सचदेवा जो हैं, ये यंगेस्ट स्पीकर बने थे कॉन्फ्रेंस में। ये गूगल सीईओ सुंदर पिचाई, ओपन एआई सीईओ सैम ऑल्टमैन से मिले। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये जो कम उम्र वाला ये सब जो चीज़ें हैं, ये यूपी पीसीएस काफ़ी पसंद करता है। ध्यान रखिएगा कि राहुल रणवीर सचदेवा, ये बच्चा जो है 8 वर्षीय सबसे कम उम्र का स्पीकर यहाँ पे बना था इस कॉन्फ्रेंस में। एआई इम्पैक्ट समिट पिछली वाली फ्रांस में हुई थी, प्रेजेंट वाली 2026 वाली इंडिया में हुई, और एआई इम्पैक्ट समिट ये कहाँ पे होगी? जिनेवा में होगी 2027 वाली, और 2028 की भी वेन्यू आ चुकी है, यूएई में होगी। तो सारी चीज़ें हमने आपको बता दी हैं। इसकी थीम भी है पीपल अर्थ एंड प्रोग्रेस, ये थीम थी एआई इम्पैक्ट समिट और एक्सपो की। इस बार थोड़ा ज़्यादा डिटेल में हमने इसको कवर किया है, क्योंकि काफ़ी सारे इवेंट्स इससे एसोसिएटेड रहे हैं। 2-3 दिन तक ये चला है, और लगातार इस पर जो है सोशल मीडिया में और प्रिंट मीडिया में चर्चा हुई थी। तो इसको आप स्टार मार्क करिएगा। अगर आप स्टेट पीसीएस यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये जरूर देखिएगा अच्छे से। इस समिट के दौरान जैसे हमने बताया कि इमैनुअल मैक्रोन आए थे, भारत की यात्रा पर रहे 17 से 19 फेब को, 3 दिवसीय यात्रा पर रहे, एआई इम्पैक्ट समिट में शामिल हुए। भारत और फ्रांस ने सेपरेट एग्रीमेंट भी किया, डिफेंस टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, एनर्जी सेक्टर में 20 से अधिक समझौते किए, ठीक है। इमैनुअल मैक्रोन ने और भारत के प्रधानमंत्री जी ने वर्ष 2026 जो कि भारत और फ्रांस का इनोवेशन ईयर है, उसको भी लॉन्च किया। 2026 जो है इंडिया फ्रांस इनोवेशन ईयर के तौर पर मनाया जा रहा है। ये अनाउंस किया गया था लास्ट ईयर, हमने आपको बताया था, ठीक है। मुंबई में वर्चुअल माध्यम से कर्नाटक के वेमेगल स्थित टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड के एयरबस H125 लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर की फाइनल असेंबली लाइन का उद्घाटन भी इन्होंने किया, ठीक है। ये माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकने वाला विश्व का एकमात्र हेलीकॉप्टर होगा। क्या, कौन सा? एयरबस H125 लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर। फ्रांस की कंपनी जो सेफ्रॉन है और भारत की कंपनी बीईएल, इन्होंने 50-50 पार्टनरशिप साइन की है हैमर मिसाइल डेवलपमेंट के लिए। हैमर मिसाइल डेवलपमेंट ये होगा भविष्य में, सैफरन और भारत की बीईएल इसको अस्तित्व में लाएंगे। तो ये है, तो ये ध्यान रखिएगा इमैनुअल मैक्रोन की विजिट के बारे में, खासकर ये हैमर गाइडेड मिसाइल के बारे में ये जरूर ध्यान रखिएगा। मेला और स्थानीय महोत्सवों के बारे में बात करें तो सोमनाथ स्वाभिमान पर्व, यह 8 से 11 जनवरी 2026 तक गुजरात के सोमनाथ मंदिर में मनाया गया था। 1026 में जो पहला अभिलिखित आक्रमण हुआ था उसके 1000 वर्ष पूरे हुए थे, ठीक है। गजनवी का जो आक्रमण था
उसके ये 1000 वर्ष पूरे हुए थे, तो इस उपलक्ष्य में स्मरणोत्सव मनाया गया था। राष्ट्रीय आरोग्य मेला, इसका आयोजन किया गया था शेगांव, बुल्ढाना जिला महाराष्ट्र में। इसका उद्घाटन किया था प्रेसिडेंट जी ने। इसमें वेन्यू और किसने उद्घाटन किया, बस यही जरूरी है, ये बस ध्यान रखिएगा इसमें, और ज़्यादा कोई खास इस पे आएगा नहीं। नवा गोवा पक्षी महोत्सव मनाया गया था वलपई गोवा में, और गोवा केरल के बाद अपना पक्षी एटलस जारी करने वाला भारत का दूसरा राज्य बन गया है। बर्ड एटलस ऑफ गोवा इन्होंने जारी किया। अभी तक बर्ड एटलस केवल केरल ने जारी किया था, लेकिन अब गोवा सेकंड स्टेट बन गया जिसने अपना बर्ड एटलस जारी कर दिया है, बर्ड एटलस ऑफ गोवा। आगे है 39वां सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला। ये फरीदाबाद में लगता है लगभग हर साल। इस बार जो थीम राज्य है वो मेघालय के साथ उत्तर प्रदेश भी है, तो इस वजह से ध्यान रखिएगा। और कंट्री पार्टनर है इजिप्ट चौथी बार, और थीम है लोकल टू ग्लोबल। सूरज कुंड मेला, इसका जो उद्घाटन है वो किसने किया था, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन जी ने, तो ध्यान रखिएगा। 39वां भारत अंतर्राष्ट्रीय चमड़ा मेला, ये चेन्नई तमिलनाडु में लगा था। ये कानपुर जरूर उत्तर प्रदेश दे सकते हैं कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन में, ये ध्यान रखिएगा। चेन्नई ट्रेड सेंटर में इसका आयोजन किया गया था। संथाली भाषा की एक स्क्रिप्ट है उल्चिकी लिपि, इसका शताब्दी महोत्सव मनाया गया था। उल्चिकी लिपि का संस्कृति मंत्रालय ने इसका आयोजन किया था। पंडित रघुनाथ मुर्मू ने 1925 में इस लिपि का आविष्कार किया था। द्रौपदी मुर्मू जी ने इसका उद्घाटन किया था। भारत पर्व 2026 लाल किले में मनाया गया था, वहीं पर होता है भारत पर्व। इसका उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने किया था लाल किला मैदान में। अब जो रैंक्स रिपोर्ट इंडेक्स में करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का आता है। काफ़ी समय से नहीं पूछा गया है, लेकिन हम इसको छोड़ेंगे नहीं, इसको याद करना पड़ेगा, क्योंकि भारत की रैंक इस बार 91वीं है, और भारत को मालदीव, मोरक्को, ट्यूनीशिया के साथ रखा गया, मालदीव और मोरक्को के साथ इस पर रखा गया है। 91वें स्थान पर भारत है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में। फर्स्ट पर डेनमार्क है, यहाँ पर करप्शन सबसे कम है, फिर फिनलैंड, फिर सिंगापुर में कम है। भारत का स्थान पिछली बार 96वां था, तो स्थान इंप्रूव हुआ है। आगे वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी इंडेक्स, ये जॉर्ज टाउन इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी द्वारा जारी किया गया है। तो पहले स्थान पर डेनमार्क है, जो वुमेन के लिए सबसे सेफ है, पीसफुल है, फिर आइसलैंड है, फिर नॉर्वे है, ज़्यादातर इसमें यूरोपियन कंट्री है। भारत का स्थान इसमें रखा गया 131वां, 131, ठीक है, 131, ये ध्यान रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ब्रांड फाइनेंस का ये आया था ग्लोबल 500 की रिपोर्ट। ग्लोबल 500 की रिपोर्ट ब्रांड फाइनेंस की इंपॉर्टेंट होती है, या एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें जैसे हमसे पूछेंगे ब्रांड फाइनेंस के ग्लोबल 500 की लिस्ट में टॉप 100 में कौन सा भारतीय ब्रांड शामिल है, तो टाटा ग्रुप एकमात्र भारतीय ब्रांड है जिसको टॉप 100 में जगह मिली है। इन्फोसिस को 150वां स्थान मिला है, ठीक है। टॉप पर एप्पल है, माइक्रोसॉफ्ट है, फिर गूगल है, फिर अमेजन है, फिर एनवीडिया है। आगे मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स भी इसको बोलते हैं। ग्लोबल फायर पावर में भारत को रैंक दी गई चौथी, मतलब मिलिट्री फायर पावर में अमेरिका टॉप पर है, सेकंड पर रशिया, थर्ड पर चाइना, और इंडिया जो है 4th नंबर पर रखा गया है, 4th नंबर पर। इम्पैक्ट 50 2026 परपेचुअल कैपिटल हुरून इंडिया की रिपोर्ट है। इसमें ये रैंक दिया गया कि कौन कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जो सतत विकास यानी सस्टेनेबिलिटी को प्राथमिकता देती हैं। ये व्यापार के बारे में नहीं है, ये कमाई के बारे में नहीं है, ये ग्रोथ के बारे में नहीं है, ये है कि सस्टेनेबिलिटी को कौन कौन सी कंपनीज प्राथमिकता देती हैं। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर इस पर टॉप में है, फिर HCL टेक्नोलॉजीज है, फिर ग्रासिम इंडस्ट्रीज है, फिर टाटा मोटर्स है, और फिर डाबर इंडिया है। टॉप 5 याद रखिएगा, बाकी मेरे हिसाब से नहीं जरूरी है। यूएन को जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के तहत तालमेल बनाने वाली टॉप 50 कंपनीज को इसमें रैंकिंग दी गई थी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। वर्ल्ड सिटीज इन 2025 की रिपोर्ट आई थी यूएन की। इनके अनुसार शहरी क्षेत्रों में अब 2025 में विश्व की लगभग 45% आबादी निवास करती है। ये आंकड़ा जरूरी है, आगे भी पूछा जा सकता है, इसको स्टार मार्क करिए सबसे पहले। अर्बन पॉपुलेशन अब कितनी हो गई है वर्ल्ड लेवल पर, ग्लोबल लेवल पर अर्बन पॉपुलेशन अब हो गई है, यानी कि अर्बन एरियाज में निवास करने वाली पॉपुलेशन हो गई है 45%। 1950 में आंकड़ा 20% था। इसमें कहा गया है कि भारत में वर्तमान में 5 मेगा सिटी हैं, जिनमें प्रत्येक की आबादी 10 मिलियन से अधिक है। न्यू दिल्ली, जिसकी अनुमानित जनसंख्या 30 मिलियन से अधिक है, वो जो है जकार्ता, ढाका और टोक्यो के साथ जनसंख्या के मामले में विश्व के शीर्ष सबसे 4 बड़े शहरों में शामिल है न्यू दिल्ली, ठीक है।
और कोलकाता वैश्विक शीर्ष 10 में शामिल है, जबकि मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई विकास और रोजगार को बढ़ावा देने वाले प्रमुख शहरी केंद्रों के रूप में शामिल किए गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार यूएन अब एक नई तरीके की स्टैंडर्ड को अपना रहा है शहरीकरण की डिग्री, यानी कि डिग्री ऑफ अर्बनाइजेशन। तो डिग्री ऑफ अर्बनाइजेशन में इसमें सिटी को डिफाइन किया जाता है बेस्ड ऑन पॉपुलेशन साइज एंड डेंसिटी रेदर देन एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज। एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज के स्थान पर इसमें किसको तरजीह दी जाती है? पॉपुलेशन साइज और पॉपुलेशन डेंसिटी को। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि विश्व के शीर्ष सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले शहर जो हैं 2025 में 10 में से 9 जो हैं एशिया में हैं, और नियरली 60% जो मेगा सिटीज़ हैं वो एशिया रीजन में स्थित है। इसमें एक ट्रेंड देखा गया कि सबसे ज़्यादा अर्बन ग्रोथ किस में देखी गई है? ऐसी सिटीज़ में जहाँ पर पॉपुलेशन 1 मिलियन से कम है, यानी कि जो गांव के आसपास के जो कस्बे थे वो बड़े शहरों में तब्दील हो रहे हैं, भले ही वो 1 मिलियन वाली पॉपुलेशन नहीं अभी टच कर पाए हैं। इंडिया की अर्बन पॉपुलेशन ये धीरे धीरे बढ़ रही है। इसको कहा गया है कि भारत की जो पॉपुलेशन है 2050 तक 44% पॉपुलेशन भारत की वो अर्बन पॉपुलेशन हो जाएगी। वर्ल्ड ऑयल आउटलुक रिपोर्ट जो है ये ओपेक ने जारी की है। ओपेक के पब्लिकेशन डिवीजन ने इसको जारी किया है, एनर्जी स्टडीज ने। इसमें कहा गया है कि भारत 2050 तक विश्व की तेल मांग वृद्धि में सबसे बड़ा योगदान करता होगा, यानी कि वर्ल्ड की जो ऑयल डिमांड है उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर होगा इंडिया। इसमें कहा गया है, जबकि इंडिया तो खैर रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस करना चाहता है, भारत जो है नेट जीरो हासिल करना चाहता है, लेकिन तो ये रिपोर्ट कुल मिला करके थोड़ी सी बायस्ड आप कह सकते हैं। इसमें कहा गया है कि इंडिया की ऑयल डिमांड ये 8.2 मिलियन बैरल्स पर डे तक बढ़ जाएगी 2050 में। हालांकि इसमें कुछ पॉजिटिव बात भी की गई है कि इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू इमर्ज एज द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी विद एन एवरेज एनुअल जीडीपी ग्रोथ ऑफ 5.8%। इसमें कहा गया है कि इंडिया का शेयर ग्लोबल जीडीपी में लगातार बढ़ने की उम्मीद है, और ये जो प्रेजेंट में 8% है 2024 तक के आंकड़ों के अनुसार ये 17% तक हो जाएगा 2050 तक, ये कहा गया है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पहली बार जो आधार वर्ष यानी जो बेस ईयर है वो 2024 रखा गया है, उसके आधार पर जो सीपीआई जारी किया गया मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा। आप हमें जल्दी से कमेंट करके बताइए कि पहले सीपीआई के लिए बेस ईयर क्या रहता था। क्लासिफिकेशन ऑफ कंज्यूमर कंजम्पशन 2018 के लिए 6 ग्रुप यहाँ पे बनाए गए हैं। पहले यहाँ पे कितने डिवीजन होते थे? जो है मतलब ये 12 डिवीजन अब हो गए हैं, पहले 6 ग्रुप ये बनते थे। अब जो बेस ईयर रिवाइज हुआ उसके हिसाब से। आगे है ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन 2026, मतलब फर्स्ट फेज का या कुछ आंकड़े जारी किए गए हैं, एनटीसीए इसको कर रहा है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर। टाइगर एस्टिमेशन ये 6 जनवरी 2026 से शुरू कर दिया गया है, थनथई पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से शुरू किया गया है, और ये चलेगा फेब 2026 के एंड तक। ये तो हमसे पूछ सकते हैं कि भाई टाइगर सर्वे जो है कहाँ से शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था तंथई पेरियार वन्यजीव अभयारण्य से शुरू किया गया था। फर्स्ट फेज ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन 2026 का। ऐप्स एंड पोर्टल्स के बारे में बात करें तो ट्राई डू नॉट डिस्टर्ब, ट्राई माई स्पीड मोबाइल ऐप जारी किया गया है ट्राई के द्वारा, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। तो कंज्यूमर को स्पैम मैसेजेस ब्लॉक करने में इसमें आसानी होगी। टीचर ऐप 2.0 ये एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी ने जारी किया है। तो टीचर्स को कुछ टूल्स, कंटेंट, डैशबोर्ड और टीचिंग को इफेक्टिव बनाने वाले कंटेंट को ये प्रोवाइड करता है। रेल पार्सल ऐप ये साउथ सेंट्रल रेलवे ने जारी किया है। एंड टू एंड लॉजिस्टिक्स सेवाओं के लिए डिजिटल ई मार्केट प्लेस है रेल पार्सल ऐप। ये बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं रहेगी। स्वास्तिक पोर्टल ये जारी किया गया था शिव कुमार कल्याण रमन के द्वारा, जो सीईओ नेशनल रिसर्च फाउंडेशन फॉर रिसर्च यानी ANRF। इस पोर्टल को डेवलप किया है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर साइंस कम्युनिकेशन एंड पॉलिसी रिसर्च ने। तो रिसर्च से एसोसिएटेड ये आपका पोर्टल है। स्टैंडर्डाइजेशन, टेस्टिंग एंड क्वालिटी सर्टिफिकेशन लैब ऑटोमेशन पोर्टल सत्या। ये सत्या पोर्टल ये जारी किया गया मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT। तो कौन सा ऐप पोर्टल किस मंत्रालय से जुड़ा है ये जरूर ध्यान रखना है आपको। इसके बाद है PMS पोर्टल, ये हिमंता बिस्व शर्मा ने जारी किया था उद्यम संस्थानों के लिए। हर स्टेट का नहीं स्पेसिफिकली जरूरी है, तो इसको आप हटा भी सकते हैं। अब आ जाएंगे हम लोग MCQ सेक्शन पे। MCQ सेक्शन पर आ जाएंगे। 30 जनवरी 2026 को राष्ट्रीय महिला आयोग का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया था?
तो आपको ईयर अगर पता है कि ईयर 1992 है तो स्थापना दिवस कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? 34वां, डी 34वां। अब हमें जल्दी से कमेंट करके बताइए कि जो चेयरपर्सन और मेंबर है एनसीडब्ल्यू नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन के, उनका टेन्योर कितना होता है, मतलब कितने साल का होता है, ये आप जल्दी से कमेंट करके बता सकते हैं। जनवरी 2026 में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने देश की पहली समर्पित मेनोपॉज क्लिनिक शुरू की है? इंडिया फर्स्ट डेडिकेटेड मेनोपॉज क्लिनिक, ये कहाँ के सरकारी अस्पतालों में शुरू किया गया है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में इनिशिएटिव शुरू किया गया है मेनोपॉज क्लिनिक। मेनोपॉज का मतलब एंड ऑफ फर्टिलिटी होता है, जब 12 कंसेक्यूटिव मंथ्स तक पीरियड ना देखने को मिले महिलाओं में, ठीक है, तो इसको हम लोग कह सकते हैं मेनोपॉज। आगे बढ़ते हैं। 22 जनवरी 2026 को सुकन्या समृद्धि योजना ने अपने कितने साल पूरे किए? तो इसको जारी किया गया था 22 जनवरी 2015 को। 11 वर्ष इस स्कीम के पूरे हो चुके हैं। जो लोग भी पोस्ट ऑफिस में कुछ खाता वाता खुलवाएं तो उनको पता है कि सबसे ज्यादा ब्याज देने वाली स्कीम सुकन्या समृद्धि ही है, जिसमें ब्याज की दर है 8.2% एट प्रेजेंट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1992 में इंडिया ने सॉल्ट फोर्टिफिकेशन आयोडीन के साथ मैंडेटरी कर दिया था डायरेक्ट ह्यूमन कंजम्पशन के लिए, तभी से आयोडीन युक्त नमक भारत ने अनिवार्य कर दिया है। ये सही एक कथन है। जनवरी 2026 में ये मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड विच क्लाइमेट चेंज ने नोटिफाई किया था सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स से नोटिफाई किए हैं मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने, सही। इसके बाद है कि मोरक्को ने इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव को ज्वाइन किया है 21 जनवरी को। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, मोरक्को ने नहीं ज्वाइन किया है बल्कि स्पेन ने ज्वाइन किया है। स्पेन ने ज्वाइन किया है, तो हमारा आंसर सही हो जाएगा, इसमें करेक्ट है 1 and 2 ओनली। 1 and 2 ओनली करेक्ट, सी। स्पेन ने ऑफिशियली ज्वाइन किया है और यूके, फ्रांस, इटली के बाद ये एक मेजर यूरोपियन कंट्री बना है जिसने इस इनिशिएटिव को ज्वाइन किया है। तो नए रूल्स आए हैं, वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 को रिप्लेस करेंगे। ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2026, ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 को रिप्लेस करने वाले हैं। आगे है कि 19 जनवरी 2026 को निम्नलिखित में से किसने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली में विद्युत क्षेत्र के विनियामक मामलों के लिए विशिष्टता केंद्र यानी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ किया? श्री मनोहर लाल ने किया था। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रेगुलेटरी अफेयर्स इन पावर सेक्टर, ये कहाँ पे खुला है? आईआईटी दिल्ली में। ये आ सकता है एग्जाम में इस तरीके से भी। श्री मनोहर लाल ने इनॉग्रेट किया था। आगे हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पहला कथन है कि तमिलनाडु वो राज्य है जिसने बैसिलस सबटाइलिस को अपना ऑफिशियल स्टेट माइक्रो ऑर्गेनिज्म घोषित किया है। ये रॉन्ग है। एक स्टेट ने घोषित तो किया है, लेकिन वो स्टेट है केरल। केरला ने घोषित किया है बैसिलस सबटाइलिस को अपना स्टेट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और ऐसा करने वाला किसी भी देश का पहला राज्य बन गया है। यूएई के राष्ट्राध्यक्ष मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, प्रेसिडेंट ऑफ यूएई, इन्होंने ऑफिशियल विजिट इंडिया को किया था, मतलब भारत आए थे 19 जैन को, सही। भारत संपर्क की फ्लैगशिप आउटरीच और एंगेजमेंट प्रोग्राम है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस का, ये सही। इनकरेक्ट हो जाएगा यहाँ पर ओनली वन, केवल एक। भारत संपर्क का उद्देश्य क्या है? जो प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस जैसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस आईआईएम है, आईआईटी है, उनके छात्रों को ये बताना कि भारत में पब्लिक इंस्टीट्यूशंस कैसे काम करते हैं, प्रोसेसेस क्या क्या होते हैं, नेशन बिल्डिंग इनिशिएटिव्स कैसे लिए जाते हैं, पॉलिसी मेकिंग की प्रक्रिया क्या क्या है। भारत और यूएई ने एग्रीमेंट भी साइन किए जब वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष यहाँ पे आए थे। एक लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट ज्वाइन किया। यूएई की एडनॉक गैस ने एलएनजी सप्लाई के लिए एग्रीमेंट साइन किया है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ। आगे प्रश्न है कि 22 जनवरी 2026 को विश्व आर्थिक मंच ने चौथी औद्योगिक क्रांति यानी फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के लिए कितने जो है कह सकते हैं नए केंद्रों को डेवलप करने के लिए एग्रीमेंट साइन किया है? तो 5 बनेंगे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के केंद्र। ये कहाँ कहाँ बनेंगे? उनमें से एक भारत में भी है, फ्रांस में एक बनेगा, एक यूके में बनेगा, एक यूएई में बनेगा, एक भारत में बनेगा, ठीक है। और इंडिया का कहाँ पे लोकेटेड होगा? आंध्र प्रदेश में लोकेटेड होगा। सेंटर फॉर फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, जैसे एग्जाम में आएगा कि सेंटर फॉर फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन भारत में कहाँ स्टैब्लिश होगा? तो ये आंध्र प्रदेश में। इंडिया के में 2 सेंटर ऑलरेडी काम कर रहे हैं, एक मुंबई में, एक तेलंगाना में। आगे कथन है अमेरिका का नेशनल म्यूजियम ऑफ एशियन आर्ट स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूशन दशकों पहले मंदिरों से अवैध रूप से हटाई गई दक्षिण भारत की 3 ऐतिहासिक कांस्य मूर्तियां भारत को वापस करेगा, ये सही। आगे है यूनियन होम मिनिस्टर श्री अमित शाह, इन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा था न्यू बिल्डिंग ऑफ असम लेजिस्लेटिव असेंबली बिल्डिंग का डिब्रूगढ़ में, ये भी सही है। दोनों ही कथन यहाँ पे सही है। आंसर हो जाएगा इसमें ए, 1 and 2 बोथ करेक्ट।
1 एंड 2 बोथ करेक्ट, दोनों कथन सही है। तो 3 मूर्तियां जो स्मिथसोनियन म्यूजियम वापस करेगा वो है एक शिव नटराज की मूर्ति जो चोल पीरियड को बिलोंग करती है, एक सोम स्कंद की मूर्ति जो चोल पीरियड को बिलोंग करती है, सेंट सुंदरार विद परवई की मूर्ति जो विजयनगर काल को बिलोंग करती है 16th सेंचुरी में। ये सब मूर्तियां वापस आएंगी ब्रॉन्ज की। आगे है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने, उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी 2026 मंजूर कर दी है। ये कथन सही है, ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी अभी उत्तराखंड लेकर के आया है। नेक्स्ट कथन है कि 26 जनवरी 2026 को पंजाब गवर्नर ने अनाउंस किया था ईयर ऑफ एग्रीकल्चर 2026 को। ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा क्योंकि एमपी के गवर्नर ने ये डिक्लेयर किया है। गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश मंगू भाई पटेल ने मध्य प्रदेश ने घोषित किया ईयर ऑफ एग्रीकल्चर 2026 को। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नोटिफाई किया था कोकिंग कोल को एज अ क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक मिनरल। ये सही है, अब कोकिंग कोल भी एक क्रिटिकल और स्ट्रेटेजिक मिनरल है, ध्यान रखिएगा। हमारा आंसर सही हो जाएगा इसमें 1 एंड 3 ओनली, 1 एंड 3 ओनली, सी यहाँ पे सही है। मध्य प्रदेश वर्ष 2026 को ईयर ऑफ एग्रीकल्चर के रूप में सेलिब्रेट कर रहा है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 26 जनवरी को फ्रांस की नेशनल असेंबली ने कितने वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध लगाने संबंधी विधेयक को मंजूरी प्रदान की थी। तो अंडर 15 ईयर के चिल्ड्रन के लिए सोशल मीडिया को बैन करने वाली है फ्रेंच असेंबली। बी यहाँ पे सही है, ठीक है, बी। अगर ये कानून बनता है तो 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कंप्लीटली बैन हो जाएगा फ्रांस में। 27 जनवरी 2026 को निम्नलिखित में से किस देश ने विश्व का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड एयर ऊर्जा भंडारण संयंत्र औपचारिक रूप से चालू किया है? वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज प्लांट। ये डेवलपमेंट पूछे जाते हैं एनर्जी के संबंध में, ये शुरू किया है चाइना ने, डी, चाइना। कैपेसिटी के मामले में सबसे बड़ा है, लार्जेस्ट ऑफ इट्स काइंड इन वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज प्लांट। 27 जनवरी 2026 को ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने राज्य के किस जिले के लापंगा में भारत की पहली फ्लैट रोल्ड प्रोडक्ट्स एल्युमिनियम इकाई का उद्घाटन किया था? तो FRP एल्युमिनियम यूनिट ये संबलपुर ओडिशा में जारी किया गया है, शुरू किया गया है, सी यहाँ पे सही है। 29 जनवरी 2026 को छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला समर्थ पंचायत पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन कर संग्रह शुरू करने वाला देश का पहला जिला बन गया है? तो समर्थ पंचायत पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन टैक्स कलेक्शन शुरू किया धमतरी ने, धमतरी छत्तीसगढ़ ने, बी धमतरी। नागरी ब्लॉक धमतरी डिस्ट्रिक्ट में जो संकरा ग्राम पंचायत है वहां पर ऑनलाइन टैक्स कलेक्शन किया जाएगा। सभार सार इनिशिएटिव के बारे में मैंने पहले भी बात की, लगातार चर्चा में रहता है। ये एक AI इनेबल्ड वॉइस टू टेक्स्ट मीटिंग समराइजेशन टूल है जो कि ग्राम सभा और ग्राम पंचायत मीटिंग्स में आजकल इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे मीटिंग्स के मिनट अपने आप रिकॉर्ड हो जाएंगे। कई बार क्या होता है, ग्राम पंचायत क्या निर्णय लेती है, क्या मीटिंग में तय हुआ, ये सब बातें बाद में गोल मोल कर दी जाती हैं। तो ये सभासार इनिशिएटिव क्या करेगा, जो भी बातचीत होगी तो अपने आप ही मिनट्स ऑफ मीटिंग नोट करके समरी बना देगा मीटिंग की। वैसे समरी बनाने का काम होता है पंचायत सचिव का, लेकिन वो सभासार इनिशिएटिव का यूज करके सब कर सकते हैं। आगे मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने 2 मॉड्यूल जारी किए थे, एक वक्फ प्रॉपर्टी लीज मॉड्यूल और एक सर्वे मॉड्यूल उम्मीद सेंट्रल पोर्टल पर। उम्मीद पोर्टल किससे संबंध है? वक्फ प्रॉपर्टीज का रेगुलाइज कह सकते हैं उसको रेगुलेट करने से संबंधित है, ध्यान रखिएगा, यूकेपीएससी पूछ चुका है। उम्मीद पोर्टल का उद्देश्य है वक्फ प्रॉपर्टीज को रेगुलेट करना, उनके रिकॉर्ड वगैरह रखना, ये सही। आगे भारतीय पर्वतारोही कबा कियानो, ये महिला हैं, इन्होंने माउंट एकाकांगुआ जो कि अर्जेंटीना है उसको अपने 7 समिट प्रोग्राम के अंतर्गत उस पर सफलतापूर्वक चढ़ाई कर ली है, ये सही। इनकरेक्ट कोई नहीं है, हमारा आंसर सही हो जाएगा इसमें डी, सभी कथन यहाँ पे सही हो जाएंगे, डी। 31 जनवरी 2026 को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति भूषण R गवई ने किस शहर के तलोजा में भारत के पहले भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अधिवक्ता प्रशिक्षण और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया? यानी कि बाबा साहेब अम्बेडकर एडवोकेट्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर तलोजा में, ये किसने ये कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है? फॉर्मर CJI और महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर के द्वारा नवी मुंबई में, सी यहाँ पे सही है, नवी मुंबई। 31 जनवरी 2026 को केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने भारत के रामसर नेटवर्क में कितनी नई आर्द्रभूमियों को शामिल किया है? तो 2 नए वेटलैंड्स जो है एडिशनल जारी कर दिए, ये नोटिफाई कर दिए गए हैं। तो भारत में वेटलैंड्स हो चुके हैं फेब तक 98, ये रामसर वेटलैंड्स हो चुके हैं नोटिफाइड। जो लेटेस्ट है वो पटना बर्ड सेंचुरी उत्तर प्रदेश के एटा जिले की, और चरी धांध सेंचुरी जो गुजरात के कच्छ में जो है
इसको रामसर साइट की लिस्ट में शामिल कर लिया गया वेटलैंड को, तो ये ध्यान रखिएगा। अब पटना बर्ड सेंचुरी कुछ लोग बिहार सोचेंगे, जबकि उत्तर प्रदेश के एटा में है। ये सब वर्डिंग से कई बार एग्जामिनर आपसे खेल जाता है। तो वेटलैंड 98 हो चुके हैं फेब तक, संख्या बढ़ेगी तो आगे अपडेट करेंगे। केंद्रीय मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने निम्नलिखित में से किस शहर में क्वालकॉम के अत्याधुनिक 2 नैनोमीटर के सेमीकंडक्टर चिप का उद्घाटन किया था? बेंगलुरु में क्वालकॉम के 2 नैनोमीटर वाले चिप को अनवेल किया था जो है अश्विनी वैष्णव जी ने। आगे 1 फरवरी 2026 को निम्नलिखित में से किसने पंजाब के आदमपुर हवाई अड्डे का नाम बदल करके श्री गुरु रविदास महाराज जी विमानपत्तम आदमपुर रखने की घोषणा की थी? तो श्री गुरु रविदास जी महाराज एयरपोर्ट आदमपुर, पहले ये हलवारा एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता था, ये पंजाब में है। ये किसने घोषणा की थी? नरेंद्र मोदी जी ने, जब भी पंजाब की यात्रा पे गए थे। ये यहाँ पे सही है। एक्चुअली ये गुरु रविदास महाराज जी एयरपोर्ट पहले ये किस नाम से जाना जाता था? आदमपुर एयरपोर्ट के नाम से। हलवारा एयरपोर्ट ये अलग है, कंफ्यूज मत करिएगा, जैसे मैं भी कंफ्यूज हो गया, आप मत करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 फरवरी 2026 को निम्नलिखित में से किसने नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में भारत के पहले सहकारिता आधारित राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी का शुभारंभ किया था? भारत टैक्सी का शुभारंभ जाहिर सी बात है अमित शाह करेंगे, मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेटिव्स हैं, सहकारिता मंत्री हैं। इस भारत टैक्सी को वर्ल्ड फर्स्ट मोबिलिटी कोऑपरेटिव कहा जा रहा है। हालांकि कुछ लोग इसको ट्रोल कर रहे हैं और ये बात सच भी है कि इसमें प्राइस बहुत हाई दिखा रहा है। तो क्या फायदा है ऐसी कोऑपरेटिव टैक्सी का जो रैपिडो से महंगी है? ठीक है, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002 के अंतर्गत ये रजिस्टर्ड एक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है भारत टैक्सी, और इसमें जो है ऐसा कहा जा रहा है सरकार के द्वारा कि फेयर कम है रहेगा। आगे कौन सा कथन सही है? भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने इंटेल कॉर्पोरेशन पर उसके भारत विशिष्ट वारंटी नीति के उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाया है, ये सही। उसके बाद है कि यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अनाउंस किया था फर्स्ट नेशनल कॉल फॉर बायरैक आरडीआई फंड ऑफ 2000 करोड़ रुपीस अंडर रुपीस 1 लाख करोड़ आरडीआई इनिशिएटिव्स टू प्रमोट बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट फंड ये 2000 करोड़ रुपए का ही रहेगा, BIRAC का, ये सही है। आगे है कि पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला में स्थित कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य को पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित करते हुए अधिसूचना जारी की थी, ये सही। ठीक है, ये सही है। हमारा आंसर सही हो जाएगा इसमें, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट, डी। एयरबस ने गुजरात के किस जिले में स्थित गति शक्ति यूनिवर्सिटी में एरोस्पेस अनुसंधान नवाचार और कौशल विकास को आगे बढ़ाने के लिए एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया है? तो एयरबस ने अपना एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोला है गति शक्ति यूनिवर्सिटी में, जो कि कहाँ पे स्थित है? वडोदरा में। गति शक्ति यूनिवर्सिटी का कैंपस कहाँ पे? वडोदरा में, बी यहाँ पे सही है। फरवरी 2026 में किस जिले के नयागांव स्थित मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी के पावर जनरेटिंग प्रशिक्षण संस्थान में लगभग 14 करोड़ रुपए की लागत से देश का सबसे बड़ा मल्टी फंक्शन थर्मल और हाइड्रो ऑपरेटिंग ट्रेनिंग सिमुलेटर स्थापित करने की घोषणा की गई थी? इंडिया लार्जेस्ट मल्टी फंक्शन थर्मल एंड हाइड्रो ऑपरेटर ट्रेनिंग सिमुलेटर ही बनेगा जबलपुर में, स्थापित किया जाएगा जबलपुर मध्य प्रदेश में, सी यहाँ पे सही है। केंद्रीय कृषि मंत्री जो है शिवराज सिंह चौहान, जो कई बार के मुख्यमंत्री भी हैं मध्य प्रदेश के, इन्होंने जो है अमलाहा स्थित खाद्य दलहन अनुसंधान केंद्र से देशव्यापी दलहन क्रांति दलहन आत्मनिर्भरता मिशन का शुभारंभ किया। कहाँ से? तो ये किया है सीहोर से। सीहोर में स्थित है फूड पल्सेस रिसर्च सेंटर, वहां से इसको जारी किया है, सीहोर मध्य प्रदेश से। दलहन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता लाना, जैसे हमने आपको बताया कि दलहन में भारत का उत्पादन काफी अच्छा है, लार्जेस्ट है, तब भी भारत को डोमेस्टिक डिमांड पूरी करने के लिए कुछ इंपोर्ट करना पड़ता है दाल को। तो दालों में आत्मनिर्भरता मिशन ये सीहोर से जारी किया है हमारे कृषि मंत्री जी ने। ठीक है, इस मिशन के तहत देश भर में 1000 पल्स मिल खोली जाएंगी, उनमें से 55 खुलेंगी मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश में। दलहन आत्मनिर्भरता मिशन का लक्ष्य है कि हमको दालों का इंपोर्ट कम करना है और इंडिया को सेल्फ सफिशिएंट एक्सपोर्टर बनाना है पल्सेस का, वर्ष 2030-31 तक का लक्ष्य है। गुजरात के अरावली जिले में शामलाजी के पास देवनी मोरी नामक जो स्थल है, एक महत्वपूर्ण बौद्ध पुरातात्विक स्थल है जो स्तूपों के अवशेषों और बौद्ध अवशेषों के लिए जाना जाता है। तो एक बुद्धिस्ट साइट है ये, अरावली डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में, देवनी मोरी, देवनी मोरी, ये सही। उसके बाद है कि विद्युत मंत्रालय ने नई राष्ट्रीय विद्युत नीति NEP यानी कि नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी 2026 का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है, ये सही। इसके बाद ज्योतिरादित्य M सिंधिया ने कहा था कि इंडिया जो लार्जेस्ट 5G यूजर कंट्री ग्लोबली बन गया है, जिसके पास 40 मिलियन
5G सब्सक्राइबर्स हैं, ये गलत है, हम भी सेकंड लार्जेस्ट है, ठीक है। इंडिया फर्स्ट लार्जेस्ट नहीं, सेकंड लार्जेस्ट है ग्लोबली एट प्रेजेंट 5G यूज केस के मामले में। हमारा आंसर सही हो जाएगा सी, यानी कि 3 इनकरेक्ट है, थर्ड वाला इनकरेक्ट है। एनईपी 2026 जो है ये करंट हमारी इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी 2005 की, यानी कि 21 साल पुरानी है, और ये नई इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी का ड्राफ्ट ये तैयार कर लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने असम के नगांव जिला के कलियाबोर में काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना का भूमि पूजन किया था? प्रधानमंत्री जी ने। प्रधानमंत्री जी ने किया था, डी यहाँ पे सही है, डी। तो 35 किलोमीटर का एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर इसमें बनेगा, जो काजीरंगा नेशनल पार्क के ऊपर से गुजरेगा, ठीक है, NH 715 में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने गुजरात के किस जिले में देश की पहली राज्य वित्त पोषित बायो सेफ्टी लेवल 4 या BSL-4 कंटेनमेंट प्रयोगशाला की आधारशिला रखी है? तो BSL-4 ये मतलब इंडिया फर्स्ट स्टेट फंडेड बायो सेफ्टी लेवल 4 लैब ये बनेगी गांधीनगर में। गांधीनगर में स्टेट फंडेड ये पहली है, ठीक है, स्टेट कंट्रोल और स्टेट फंडेड ये पहली है, और देश की सेकंड होगी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। BSL-4 का मतलब है कि हाईएस्ट लेवल ऑफ बायोलॉजिकल सेफ्टी का स्टैंडर्ड ये होता है BSL-4। बी गांधीनगर में इसकी आधारशिला रखी गई है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0 यानी स्टार्टअप इंडिया FOF 2.0 की स्थापना को मंजूर कर दिया है कैबिनेट ने, सही। भारत जेन AI इसकी काफी चर्चा हो रही है। इंडिया फर्स्ट गवर्नमेंट ओन्ड सॉवरेन लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, और मतलब इंडिजिनस AI कैपेबिलिटीज को डेवलप करने के लिए, डेटा सॉवरेनिटी के लिए और फॉरेन AI प्लेटफॉर्म्स पर डिपेंडेंस कम करने के लिए भारत ने जारी किया है, ये सही है। भारत जेन AI इसका नाम है, ठीक है, ये नाम रट लीजिएगा, भारत जेन AI। हमारा ये दोनों ही यहाँ पे सही कथन है, सी यहाँ पे सही हो जाएगा। स्टार्टअप इंडिया फंड्स ऑफ फंड, स्टार्टअप इंडिया फंड्स ऑफ फंड्स का टोटल कॉर्पस ये 10,000 करोड़ रुपए का, ये चाहें तो ध्यान रख सकते हैं, ये राशि पूछ सकते हैं BPSC जैसे फैक्ट बेस्ड एग्जाम में, ठीक है। जनवरी 2026 में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री या GI टैग रजिस्ट्री द्वारा किस राज्य के प्रसिद्ध पोंडरू खादी को भौगोलिक संकेतक ये प्रदान किया गया है? तो GI टैग अभी आंध्र प्रदेश की पोंडरू खादी को मिला है, डी यहाँ पे सही है। अब इसकी खास बात यह है कि जो पोंडरू खादी है, यहाँ पे जो स्पिनर्स हैं, जो चरखा चलाने वाले हैं, 24 तीलियों वाले सिंगल पोल स्पिनिंग व्हील को प्रयोग करते हैं, जिसको गांधी चरखा कहा जाता है, ठीक है। आज भी पुराने जमाने के ट्रेडिशनल 24 तीली वाले गांधी चरखा को यूज करके पोंडरू खादी डेवलप किया जाता है, ठीक है। पुनासा कॉटन से इसको बनाते हैं। तो ये चर्चा में रहा था, ध्यान रख सकते हैं। फरवरी 2026 में निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह प्राधिकरण प्रतिष्ठित IGBC प्लेटिनम रेटिंग हासिल करने वाला भारत का पहला प्रमुख बंदरगाह बन गया है? ये है VO चिदम्बरनार पोर्ट अथॉरिटी, इसको अभी IGBC की प्लेटिनम रेटिंग प्राप्त हुई है, बी। ये हाईएस्ट लेवल है ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन का, इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के द्वारा ये अवार्ड किया जाता है, VO चिदम्बरनार पोर्ट अथॉरिटी को मिला है। आगे कौन सा कथन सही है? मुंबई कोस्टल रोड पर भारत का दूसरा म्यूजिकल रोड या म्यूजिकल स्ट्रेच शुरू किया गया है, ये गलत है। भारत का पहला इनिशिएटिव ये लिया गया है, इंडिया फर्स्ट म्यूजिकल स्ट्रेच ये मुंबई में लाया गया, जय हो गाना इसमें बचता है, ठीक है। अब वोल्केनो डी फ्यूगो ये एक्टिव वोल्केनो है कहाँ पे? ग्वाटेमाला में, एक्टिव वोल्केनो है ग्वाटेमाला में, ठीक है, ये सही है। आगे है कि इंडस्ट्री एफिशिएंसी सेंटर, ब्रिक्स इंडस्ट्री एफिशिएंसी सेंटर को इंडिया ने ज्वाइन कर लिया है टू प्रोवाइड इंटीग्रेटेड सपोर्ट सर्विसेज टू मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज एंड MSME इन ब्रिक्स कंट्रीज, ये सही है। आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा 2 and 3 ओनली, फर्स्ट वाला इनकरेक्ट, 2 and 3 ओनली सही, बी। 14 Feb 2026 को प्रधानमंत्री जी ने असम के किस जिले के मुरान बाईपास पर पूर्वोत्तर की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन किया था? इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी नॉर्थ ईस्ट की पहली है, ये बनी है डिब्रूगढ़ में, डिब्रूगढ़ में, बी। और साथ ही कुमार भास्कर वर्मा सेतु जो ब्रह्मपुत्र रिवर पर बना है, इसका भी इनॉग्रेशन किया था प्रधानमंत्री जी ने। आगे है, भारत ने पिछले 6 वर्षों में मुख्यतः 2021 के बाद, मतलब कोविड का लॉकडाउन खुलने के बाद, लगातार कुछ FTA और CEPA कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट ECTA ये सब कितने जो है साइन किए हैं? अलग अलग 8 ऐसे जो है साइन किए हैं। आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा डी, 8। आगे प्रश्न है कि कौन सा कथन यहाँ पे गलत है? कौन सा कथन यहाँ पे गलत है? फरवरी 2026
स्वच्छ ऊर्जा में भारत और नीदरलैंड के बीच वैज्ञानिक सहयोग बढ़ाते हुए भारत नीदरलैंड हाइड्रोजन फेलोशिप कार्यक्रम शुरू किया गया है। ये सही कथन है। भारत और नीदरलैंड ने एक हाइड्रोजन फेलोशिप कार्यक्रम यहाँ पे शुरू किया है, हाइड्रोजन फेलोशिप प्रोग्राम। आगे कि इराकी कार्यकर्ता और 2023 की नोबेल पुरस्कार विजेता नरगिस मोहम्मदी को 7 वर्ष 6 माह का नया कारावास सुनाया गया। ये गलत हो जाएगा स्टेटमेंट फैक्चुअली, क्योंकि ये ईरान की कार्यकर्ता है, ईरान की वुमेन राइट एक्टिविस्ट है नरगिस मोहम्मदी, इराक की नहीं है। सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट। सहयोग पोर्टल के बारे में बता चुके हैं अभी। कुणाल कामरा नामक कॉमेडियन है, उन्होंने याचिका दायर की हाई कोर्ट में सहयोग पोर्टल को क्रैश करने को लेकर। इसमें कहा है कि जो है इसका दुरुपयोग सरकार कर रही है, कंटेंट को जबरदस्ती जो है बिना किसी जांच करे कंटेंट को छुपा रहे हैं, ऑनलाइन कंटेंट को। ऐसा आरोप कॉमेडियन कुणाल कामरा ने लगाया है। तो बेसिकली सरकार क्या क्लेम करती है कि ये एक इफेक्टिव फ्रेमवर्क है फॉर प्रिवेंशन, डिटेक्शन, इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन ऑफ साइबर क्राइम। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इसको रेगुलेट करता है, सहयोग पोर्टल को। ठीक है, तो हमारा आंसर सही हो जाएगा इनकरेक्ट, ओनली सेकंड इनकरेक्ट है। ईरान की कार्यकर्ता है नरगिस मोहम्मदी, और इनका कुल मिलाकर के जो प्रिजन सेंटेंस है वो 21.5 साल कर दिया गया है। 21.5 साल की सजा ये काटेंगे। जनवरी 2026 में निम्नलिखित में से किस देश की अदालत ने पूर्व प्रथम महिला किम केओन ही को यूनिफिकेशन चर्च से रिश्वत लेने के आरोप में 1 साल और 8 महीने या 20 माह की सजा सुनाई थी? तो ये है साउथ कोरिया से। साउथ कोरिया की पूर्व फर्स्ट लेडी है, इनको अभी रिश्वत लेने के आरोप में सजा सुनाई गई है। तो काफी चर्चा में रहा था कि जो है प्रेसिडेंट की पत्नी होते हुए किसी को प्रोसिक्यूट किया गया है रिश्वत लेने के केस में। क्या भारत में आप ऐसा इमेजिन भी कर सकते हैं? निम्नलिखित में से किस देश ने फरवरी 2026 में लगभग 19 वर्षों बाद बसंत पतंग महोत्सव की पुनः शुरुआत की है? बसंत पतंग महोत्सव पाकिस्तान में फिर से शुरू हो गया, पंजाब प्रांत में। डी यहाँ पे सही है, डी। करीब 19 वर्षों बाद बसंत पतंग महोत्सव ये पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में मनाया गया था। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पोलैंड और इटली नामक देशों ने डोनाल्ड ट्रंप द्वारा प्रस्तावित बोर्ड ऑफ पीस में शामिल न होने की घोषणा की थी। ये सही। क्या इंडिया ने बोर्ड ऑफ पीस को ज्वाइन किया है? यस, एक ऑब्जर्वर नेशन के रूप में इंडिया ने इसको ज्वाइन किया है। ठीक है, और कुल मिलाकर के टोटल 27 कंट्रीज ने बोर्ड ऑफ पीस इनिशिएटिव को ज्वाइन कर लिया है। 11 फरवरी 2026 को गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के पालन के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए थे। ये सही कथन है। आगे, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मधुमक्खी गलियारे विकसित करने की घोषणा की है। ठीक है, ये सही है। मतलब हाईवे के किनारे कुछ ऐसे पेड़ लगाए जाएंगे जिसपे फूल होंगे और मधुमक्खी पालन को बढ़ावा दिया जाएगा, तो उसी को ये कह रहे हैं बी कॉरिडोर डेवलप किए जाएंगे। आंसर सही हो जाएगा इसमें डी, सभी कथन सही हो जाएंगे टी। वंदे मातरम गीत के लिए कुछ यहाँ पे गाइडलाइन जारी की गई है कि इट विल बी मैंडेटरी टू सिंग द फर्स्ट 6 पैराग्राफ्स ऑफ नेशनल सॉन्ग। ऐसा नहीं कि वंदे मातरम गा के छोड़ दिया, पूरे 6 स्टैंजा आपको गाने पड़ेंगे, 6 पैराग्राफ। ठीक है, और 6 स्टैंजा गाने में कुल मिलाकर के समय लगना चाहिए 3 मिनट और 10 सेकंड का। और नेशनल सॉन्ग राष्ट्रीय गीत जो है ये राष्ट्रगान से पहले गाया जाएगा। ये सब गाइडलाइन जारी की गई है। आगे है 5 फरवरी 2026 को महाराष्ट्र के किस जिले के नेवासा तहसील के सौंदला गांव की ग्राम सभा ने आमची जात मानव के मार्गदर्शक सिद्धांत को अपनाते हुए स्वयं को जाति मुक्त गांव घोषित किया है? ये अहमदनगर या फिर अहिल्यानगर के कह सकते हैं। नेवासा तहसील के सौंदला गांव ने कहा है कि हमारा जो विलेज है या फिर जो हमारी पंचायत है वो कास्ट फ्री है। आमची जात मानव मराठी में यानी कि माई कास्ट इज ह्यूमैनिटी। ये इनिशिएटिव अहमदनगर या फिर अहिल्यानगर के लोगों ने लिया है। जनवरी 2026 में निम्नलिखित में से किस बैंक ने भारत के आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण उभरते हुए क्षेत्रों को वित्त पोषण करने के लिए चक्र सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को अनाउंस किया है? तो अनाउंस किया है एसबीआई ने बी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। 13 फरवरी 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बाजार आधारित शहरी परिवर्तन को गति देने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के शहरी चुनौती कोष यानी कि अर्बन चैलेंज फंड को अप्रूव कर दिया है। ठीक है, ये सही है, अर्बन चैलेंज फंड। फिर अगला कथन है कि 20 फरवरी 2026 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने असम के कछार जिले के नाथनपुर गांव में वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम सेकंड का शुभारंभ किया था। वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम सेकंड फेज ये शुरू हो चुका है, ये सही है। इंडियन आर्मी ने मिलान विलेज को इनॉग्रेट किया था मिलन 2026 एक्सरसाइज के पार्ट के रूप में विशाखापट्टनम में। ये गलत है क्योंकि आर्मी की एक्सरसाइज तो है नहीं, इंडियन नेवी ने इसको इनॉग्रेट किया था, तो स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा।
ऐसे ही स्टेटमेंट में आप फंसते हैं, तो इस वजह से रॉन्ग स्टेटमेंट भी हम अब देने लगे हैं अपने करंट अफेयर में। तो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर 1 एंड 2 ओनली। थर्ड वाला इनकरेक्ट है, इंडियन नेवी ने किया, आर्मी ने नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अर्बन चैलेंज फंड के बारे में ध्यान रखिएगा कि इसकी अवधि रहेगी 2025-26 से 2030-31 तक, और इसमें भारत के सभी सिटीज को जिनकी पॉपुलेशन 1 मिलियन से ज़्यादा है उनको कवर किया जाएगा। और वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम फेज 2 के अंतर्गत ये समझिए कि 334 ब्लॉक्स को 17 स्टेट्स को कवर करेंगे और 140 बॉर्डर विलेजेस को असम में। आगे बढ़ते हैं। 13 फरवरी 2026 को निम्नलिखित में से किसने नई दिल्ली में अखिल भारतीय सम्मेलन का उद्घाटन और ब्रह्म कुमारीज द्वारा आयोजित कर्म योग द्वारा सशक्त भारत अभियान का शुभारंभ किया था? तो आप अगर आप ब्रह्म कुमारीज देखें तो ज्यादातर में प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ही इसमें शामिल होती हैं। बी यहाँ पे सही है, बी। आगे है व्हाइट रिवॉल्यूशन 2.0 इनिशिएटिव के तहत केंद्र सरकार ने दुग्ध सहकारी समितियों के लिए 2028-29 तक प्रतिदिन कितने लाख किलोग्राम दूध की खरीद बढ़ाने का लक्ष्य रखा है? तो ये 1007 लाख किलोग्राम प्रतिदिन का लक्ष्य रखा है व्हाइट रिवॉल्यूशन 2.0 के तहत। और आपको पता होना चाहिए कि 70% जो वर्कफोर्स है इंडियन डेयरी सेक्टर में, उसमें वुमेन का पोर्शन है, मतलब 70% वुमेन काम करती है इंडियन डेयरी सेक्टर में। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन का कहना है कि मिल्क प्रोक्योरमेंट डेयरी कोऑपरेटिव से 50% तक बढ़ाना है अगले 5 सालों में। ऐसा करना व्हाइट रिवॉल्यूशन के लिए जरूरी है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा स्थित जेवर में यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी में HCL फॉक्सकॉन संयुक्त उद्यम परियोजना इंडिया चिप प्राइवेट लिमिटेड का शिलान्यास किया था। ये सही। आगे है 2000 साल पुराना करीब जो आयरन एज टेम्पल जो है, एक फोर्टिफाइड सेटलमेंट यहाँ पर खोजी गई, कहाँ पर? डेनमार्क के सेंट्रल जटलैंड से। ये सही। फिर आगे प्रश्न है कि असम में इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन के अंतर्गत NH15 पर गोहपुर से नुमालीगढ़ तक एक्सेस कंट्रोल ग्रीनफील्ड कनेक्टिविटी के निर्माण को मंजूर किया गया। ये खैर इतना जरूरी रीजनल प्रोजेक्ट नहीं है, लेकिन आप ये समझिए कि इनकरेक्ट इसमें कोई नहीं है। यहाँ पर तीनों ही कथन सही हो जाएंगे। अच्छा, ये जो 4 लेन का एक्सेस कंट्रोल्ड ग्रीनफील्ड कनेक्टिविटी जो बन रहा है गोहपुर से नुमालीगढ़ तक, इसके बारे में एक खास बात ध्यान रख सकते हैं कि इंडिया फर्स्ट सबमर्ज रोड रेल टनल होगा। इंडिया फर्स्ट सबमर्ज रोड रेल टनल होगा। ये NH52 पे बनेगा। ये मतलब NH715 और NH52 में ये बनेगा। और 2000 साल पुराना ये आयरन एज का मंदिर खोजा गया है डेनमार्क से। आगे प्रश्न है 22 फरवरी 2026 को निम्नलिखित में से किसने भारत के पहले नमो भारत RRTS का उद्घाटन किया था? नमो भारत रैपिड रेल लगातार चर्चा में था, फाइनली अभी चालू हो चुका है। नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था। डी यहाँ पे सही है, मेरठ में। डी, नमो भारत रैपिड रेल और मेरठ मेट्रो मार्ग का उद्घाटन मेरठ में नरेंद्र मोदी जी ने किया 22 फरवरी 2026 को। अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने पहली बार एक माइक्रो न्यूक्लियर रिएक्टर को सैन्य मालवाहक विमान के जरिए वायु परिवहन कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखा है? माइक्रो न्यूक्लियर रिएक्टर को मतलब कह सकते हैं डिस्प्लेस किया गया है, एयरलिफ्ट किया गया है किसी मिलिट्री कार्गो प्लेन से। ऐसा करने का ये कीर्तिमान स्थापित किया गया यूएस ने। ए यहाँ पे सही, अमेरिका ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेसिडेंट जी ने नई दिल्ली में सेवा तीर्थ कर्तव्य भवन 1 और 2 का उद्घाटन किया था। ये सही। सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन 1 और 2 का उद्घाटन किया प्रेसिडेंट जी ने। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एट नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट प्रयागराज में इनॉग्रेट किया है फ्रेंच गवर्नमेंट के साथ। ये गलत है एक्चुअली, क्योंकि नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कानपुर में इसको इनॉग्रेट किया है, नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को कानपुर में। ये इंपॉर्टेंट है यूपी करंट अफेयर के लिए, ये ध्यान रखिएगा। एपीडिया ने तमिलनाडु के सलेम से ये GI युक्त सलेम साबूदाना की पहली खेप को ये कनाडा भेजा था। ये सही है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें? करेक्ट हो जाएगा 1 एंड 3 ओनली, सी। 1 एंड 3 ओनली, सी करेक्ट है। तो सेवा तीर्थ जो है ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का नया नाम है, ध्यान रखिएगा, सेवा तीर्थ। तो साबूदाना है तमिलनाडु इसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। इसको टैपियोका सागो कहा जाता है। साबूदाना ट्रेडिशनली तमिलनाडु इसको बनाता है। फरवरी 2026 में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के किस जिले में भारत का पहला राष्ट्रीय गौ संस्कृति संग्रहालय स्थापित करने की घोषणा की है? गौ संस्कृति संग्रहालय स्थापित होगा मथुरा में।
मथुरा के पंडित दीनदयाल उपाध्याय वेटरनरी साइंस यूनिवर्सिटी के कैंपस में ये नेशनल काऊ कल्चर म्यूजियम जो है स्टैब्लिश किया जाएगा। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट इसको स्टैब्लिश करेगी। तो गाय संस्कृति क्या है, इसका रिलीजियस महत्व क्या है और साइंटिफिक वैल्यू क्या है काऊ और उसके प्रोडक्ट की, ये सब इसमें बताया जाएगा। निम्नलिखित में से किस एम्स के चिकित्सकों ने अंटार्कटिका स्थित भारतीय अनुसंधान स्टेशन मैत्री में मौजूद वॉलंटियर्स का अल्ट्रासाउंड परीक्षण का सफल टेलीरोबोटिक संचालन किया था? तो एम्स दिल्ली के डॉक्टर्स ने जो मैत्री स्टेशन पर काम कर रहे वॉलंटियर्स हैं उनका टेलीरोबोटिक अल्ट्रासाउंड टेस्ट ये परफॉर्म किया था। आगे हमारा प्रश्न है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने 17 फेब 2026 को गांधीनगर गुजरात में छत्रपति शिवाजी महाराज की अश्वारूढ़ प्रतिमा का अनावरण किया था। सही कथन है। द्रौपदी मुर्मू जी ने राष्ट्रपति भवन में स्वतंत्र भारत के एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी की प्रतिमा का अनावरण किया। ये सही है। फिर आगे है कि यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने इनॉग्रेट किया सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जो CBDC बेस्ड ट्रांसपेरेंट मॉडर्न सिंपल PDS इन अहमदाबाद। ये अहमदाबाद में नहीं जारी किया गया है, सिस्टम शुरू किया गया है, ये किया गया है गांधीनगर में शुरू किया गया है। बस ये ध्यान रखिएगा। बाकी ये CBDC सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी इसके बारे में मैं कई बार आपको बता चुका हूँ। मोबाइल बैंकिंग ऐप के माध्यम से, एक मोबाइल वॉलेट के माध्यम से आप डिजिटल टोकन के तरीके इस करेंसी को यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 1 and 2 ओनली करेक्ट, 1 and 2 ओनली बी। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी की जो प्रतिमा लगाई गई है ये ग्रैंड ओपन स्टेयरकेस पर प्रेसिडेंट के अशोका पवेलियन में, और किसकी मूर्ति को हटा करके इसमें लगाया गया है ये भी ध्यान रखिएगा। एडविन लुटियंस की स्टैचू के स्थान पर C राजगोपालाचारी की स्टैचू लगाई गई है राष्ट्रपति भवन में। जो गांधीनगर में ये ग्रेन ATM एक लगाया गया है, अन्नपूर्ति ग्रेन ATM, जो 25 किलो ग्रेन 35 सेकंड में डिस्पेंस कर सकता है। आगे है फेब 2026 में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने अपने तटीय क्षेत्रों में बार बार होने वाली ज्वारीय बाढ़ को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित करने का निर्णय लिया है? तो राज्य विशिष्ट आपदा ये टाइडल फ्लडिंग को घोषित कर दिया है केरल ने पहला ऐसा राज्य बना है जिसने टाइडल फ्लड को एक स्टेट स्पेसिफिक डिजास्टर घोषित किया है। फेब 2026 में निम्नलिखित में से किस बैंक ने स्वदेशी और लुप्तप्राय भाषाओं के प्रलेखन, संरक्षण और अकादमिक अध्ययन के लिए मद्रास यूनिवर्सिटी में स्वदेशी और लुप्तप्राय भाषाओं की प्रयोगशाला स्थापना करने का काम किया है? करूर वैश्य बैंक लिमिटेड ने ऐसा किया है अपने CSR फंड से। ये एस्टैब्लिश इंडिजिनस एंड इंडेंजर्ड लैंग्वेजेस लेबोरेटरी एस्टैब्लिश करवाई है यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास में अपने फंड से करूर वैश्य बैंक लिमिटेड ने। एग्जाम में आ सकता है, बिल्कुल कल्चर संबंधित है। आगे कथन है कि कुल दलहन उत्पादन में चने की दाल का सबसे बड़ा स्थान है, इसके बाद अरहर दाल, फिर उड़द, मूंग और फिर मसूर का स्थान आता है। ये सही। फिर आगे प्रश्न है कि उच्चतम न्यायालय ने एक ऐतिहासिक निर्णय में मासिक धर्म स्वच्छता का अधिकार अब एक फंडामेंटल राइट घोषित कर दिया आर्टिकल 21 के तहत। ठीक है, मेंस्ट्रुअल हाइजीन को फंडामेंटल राइट की कैटेगरी में डाला है सुप्रीम कोर्ट ने, ये सही है। और NSO जो है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ये फर्स्ट टाइम इंडिया का नेशनल हाउस होल्ड इनकम सर्वे करेगा। जो लोग इकोनॉमिक डेप्थ में नहीं भी पढ़े हैं तो मैं आपको बता दूं कि जैसे हमारे NCERT में गिवन है कि भारत में इनकम एस्टिमेशन कभी नहीं किया गया है। भारत में आय का अनुमान वैसे नहीं लगाया गया कभी भी स्टैटिस्टिकली। हमने जो भी अपना कैलकुलेशन किया NSO ने आज़ादी के बाद, उसमें एक्सपेंडिचर और कंजम्पशन को आधार बनाया गया है। इनकम आधारित सर्वे पहली बार ही होगा। ठीक है, ये फेब से अप्रैल तक ही चलेगा। इंडिया फर्स्ट नेशनल हाउस होल्ड इनकम सर्वे किया जाएगा। तो ये सही। इसमें इनकरेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट कोई नहीं है, नन ऑफ द अबव यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो पहली बार एक इनकम बेस्ड मतलब इनकम हाउस होल्ड इनकम सर्वे कराएगा NSO पहली बार भारत में। 23 फेब 2026 को पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के कितने रेलवे स्टेशनों को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा ईट राइट स्टेशन प्रमाणन प्राप्त हुआ था? 5 स्टेशन को ईट राइट सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ है। बी यहाँ पे सही है, बी। आगे प्रश्न है ओडिशा के कितने बौद्ध स्थलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर अस्थायी सूची में शामिल कर लिया गया है? 3 साइट्स हैं ओडिशा की जो बुद्धिज्म संबंधित है, इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की टेंटेटिव लिस्ट में डाला गया है। ध्यान रखिएगा टेंटेटिव लिस्ट में ये कौन कौन से? रत्नागिरी, ललितगिरी और उदयगिरी। इसको बुद्धिस्ट डायमंड ट्राइंगल भी कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन सा कथन सही है? उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार को पनैयर नदी के जल बंटवारे को लेकर तमिलनाडु कर्नाटक के बीच का विवाद का निपटारा करने के लिए एक ट्रिब्यूनल सेटअप करने के आदेश दिए हैं। ठीक है,
directed the central government to set up a tribunal to settle dispute between Tamil Nadu and Karnataka over the water sharing of Panayyar River. फिर आगे प्रश्न है कि कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्षी दल ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ एक अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है। ये भी सही एक कथन है। डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड ने स्टार्टअप्स के डेफिनेशन को एक्सपेंड किया है, ठीक है, स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत, और डीप टेक्नोलॉजी फर्म्स को भी स्टार्टअप कैटेगरी में अब शामिल माना जाएगा। ये ठीक सही है, सभी कथन सही है, आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। अच्छा, नो कॉन्फिडेंस मोशन जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के अगेंस्ट होता है, उसकी प्रक्रिया किसमें गिवन है? आर्टिकल 94C में, तो याद रखना है, ठीक है। और 14 दिन का एडवांस नोटिस देना पड़ता है यहाँ पर मोशन को कंसीडर करने के लिए, और मोशन जब डिस्कस किया जाता है एटलीस्ट 50 मेंबर को इसको सपोर्ट करना चाहिए। यहाँ पर कांग्रेस के 100+ मेंबर्स ने इसको भी मतलब सपोर्ट किया, तभी ये चर्चा इस पर की जाएगी। नो कॉन्फिडेंस मोशन इतिहास में 1954 में, 1966 में, 1987 में स्पीकर्स के अगेंस्ट जो है मूव किया गया, लेकिन कभी भी ये सक्सेसफुल नहीं हुआ, क्योंकि जो है इसके लिए स्पेशल मेजोरिटी लगती है। तो डीप टेक स्टार्टअप्स जो है उनको रिकॉग्निशन 20 साल के लिए मिलेगा, और उनकी टर्नओवर लिमिट है 300 करोड़ रुपए, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि कितने स्टेट्स को बजट 2026-27 में रेयर अर्थ कॉरिडोर्स के रूप में स्टैब्लिश करने के लिए अनाउंस किया गया है। तो रेयर अर्थ कॉरिडोर ये बनेंगे ओडिशा में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में और केरल में, जहां पर ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स पाए जाते हैं। जैसे मोनाजाइट सैंड पाई जाती है केरल की नदी घाटियों में, तो इसीलिए केरल को इसमें शामिल किया गया। ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर रेयर अर्थ एलिमेंट्स मिल सकते हैं, ठीक है। तो इस वजह से इनको रेयर अर्थ कॉरिडोर के रूप में डेवलप किया जाएगा। इंडियन रेलवे ने सक्सेसफुली ऑपरेट किया इंडिया फर्स्ट LNG डीजल डुअल फ्यूल DMU ट्रेन इन विच सिटी ऑफ अहमदाबाद। तो साबरमती में जो कह सकते हैं अहमदाबाद के साबरमती टाउन में इसको शुरू किया गया है, ठीक है। इंडिया फर्स्ट LNG डीजल डुअल फ्यूल DMU ट्रेन, ठीक है। आगे है केंद्रीय बजट 2026-27 में सरकार ने लद्दाख में सूर्य और ब्रह्मांड की उत्पत्ति का अध्ययन करने के लिए 2 नई दूरबीनों की स्थापना को मंजूर किया है, ये सही है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिवाइज्ड ड्राफ्ट नॉर्म्स जारी किए हैं KCC यानी किसान क्रेडिट कार्ड के लिए, ये भी सही है। इंडिया हैज ऑफिशियली रैंक्ड थर्ड अमंग कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ एक्टिव स्मार्टफोन यूजर्स आफ्टर US एंड चाइना। इंडिया सेकंड पर है, ये ध्यान रखिएगा, चाइना फर्स्ट पर है। चाइना फर्स्ट, इंडिया है सेकंड पर, ये कथन रॉन्ग है। आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा करेक्ट, 1 and 2 ओनली, 1 and 2 ओनली करेक्ट। तो नेशनल लार्ज सोलर टेलीस्कोप ये डेवलप किया जाएगा कहाँ पे? पेंगोंग सो लेक के पास। और नेशनल लार्ज ऑप्टिकल नियर इंफ्रारेड टेलीस्कोप ये डेवलप किया जाएगा हैनले में, लद्दाख में, ठीक है। किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम में कुछ यहाँ पे एक्सपेंडिचर जो एग्रीटेक इनिशिएटिव्स को लेकर होते हैं किसानों के, जैसे सॉइल टेस्टिंग, वेदर फोरकास्टिंग, ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन, उन खर्चों के लिए भी लोन के लिए एलिजिबल होंगे अब किसान। ये रिवाइज किया गया है किसान क्रेडिट कार्ड की गाइडलाइन में। इंडिया ऑफिशियली जो है सेकंड मोस्ट एक्टिव स्मार्टफोन यूजर कंट्री बन गया है, केवल भारत चाइना से पीछे है नंबर ऑफ स्मार्टफोन यूजर्स के मामले में, ठीक है। वेब 2026 में किस कंट्री, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज बिकम द फर्स्ट यूरोपियन कंट्री टू बैन सोशल मीडिया फॉर चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 16। तो सोशल मतलब ये यूरोपियन कंट्री स्पेन है, इसने कंप्लीटली बैन कर दिया सोशल मीडिया 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए। ये आ सकता है एग्जाम में। ऑस्ट्रेलिया के बाद स्पेन ने ऐसा किया है, सबसे पहले ये काम ऑस्ट्रेलिया ने किया था। ये कह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश के किस जिले के कसोली में केंद्रीय अनुसंधान संस्थान में स्वदेशी रूप से निर्मित टिटनेस और TD वैक्सीन का शुभारंभ किया गया था, यानी कि इंडिजिनसली डेवलप्ड टिटनेस एंड अडल्ट डिप्टीरिया वैक्सीन जो है ये स्वास्थ्य मंत्री ने जारी की थी, कहाँ से? सोलान से, सोलान से। सी यहाँ पे सही है।